न्यू अलेक्जेंड्रिया एक विशाल शहर था जो मैफी कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी तट से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित था। वह महाद्वीप जो पूरी तरह इंसानों के नियंत्रण में था। इस महानगर की स्थापना 2940 में नए नए बने फ्रेंचियन मिलिट्री गवर्नमेंट ने की थी। इसकी वजह थी क्रिमिनल फेज, मानव इतिहास का वह दौर जो लगभग 130 साल तक चला, जब लोगों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल बहुत कम नोबल उद्देश्यों के लिए किया। यह वही समय था जब अनगिनत क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हुई, जिनमें से कई आज भी जिंदा थीं। हालांकि अब वे ब्लैक गार्ड्स की सख्त कार्रवाई के डर से परछाइयों में छिपी रहती थीं। 50 के दशक के इकोनॉमिक बूम के बाद बड़ी संख्या में लोग इस शहर की ओर आने लगे। ये बात फ्रेंच राष्ट्र के आसपास मौजूद क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस की नजर से नहीं बची। धीरे धीरे ये जगह अपराधियों का गढ़ बन गई। कई लोकल गैंग लीडर्स ने यहीं अपनी किस्मत चमकाई। किसी ने महल बनाए, किसी ने स्काईस्क्रेपर्स, तो किसी ने आलीशान विलेस। कुछ ने तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स खड़े कर दिए और बेहिसाब दौलत कमा ली। शहर का क्षेत्रफल 95,304 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा था और इसी वजह से यह पूरे ग्रह का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। अनगिनत सड़कें थीं जिन्हें शुरू में इस सोच के साथ बनाया गया था कि रोजाना उन पर चलने वाली लाखों गाड़ियों को संभाला जा सके। फिर भी पेडेस्ट्रियंस के लिए साइडवॉक्स की कोई कमी नहीं थी। हर दिन इन व्यस्त सड़कों पर चलने वाले लोगों की भीड़ को ध्यान में रखकर सब कुछ बनाया गया था। बाद में जब फ्लाइंग कार्स और उड़ने वाले व्हीकल्स आम लोगों में फैलने लगे, तो कई सड़कों को सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए ही छोड़ दिया गया। शहर में हर तरह की दुकानें मौजूद थीं। कपड़ों की दुकानों में हर इमेजिनेबल स्टाइल के कपड़े मिलते थे और रेस्टोरेंट्स में हर मुमकिन रेसिपी के हिसाब से बने डिशेस। बुक स्टोर्स थे जिनमें फ्रेंचन्स द्वारा लिखी और प्रकाशित की गई किताबें मिलती थी। म्यूजिक हॉल्स थे जहां ऑर्केस्ट्रास क्लासिकल से लेकर जैज तक सब कुछ बजाते थे और कई इंस्ट्रूमेंट्स खास तौर पर इसके लिए आयात किए गए थे। आर्ट गैलरीज में उन महान पेंटर्स की पेंटिंग्स प्रदर्शित थी जो अब तक पैदा हुए थे। संक्षेप में, न्यू अलेक्जेंड्रिया में वह सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता था। हालांकि शहर भ्रष्ट अधिकारियों और क्रिमिनल सिंडिकेट्स के कड़े नियंत्रण में था। जनरल आर्मन बेकर के सत्ता में आने के बाद शहर ने रिफॉर्म का दौर देखना शुरू किया। पहले जहां अपराध हर जगह फैला हुआ था, गैंग्स और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस शहर के बड़े हिस्से पर राज करते थे। पुलिस पूरी तरह भ्रष्ट थी और सेना तक बेदाग नहीं थी। बेकर के उभार के बाद हालात बदलने लगे। पूरे शहर में मैसिव मैनहंट्स चलाए गए। हजारों अपराधियों को पकड़ा गया और बिना किसी ट्रायल या ड्यू प्रोसेस के उन्हें मार दिया गया। जो पकड़े गए वे जमानत नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास उसे चुकाने के साधन नहीं थे। इसलिए ज्यादातर लोग अनिश्चित काल तक जेलों में सड़ते रहे। जिनका नए गवर्नमेंट द्वारा चुने गए जजेस के सामने फेयर ट्रायल हुआ, उन्हें उनके अपराधों के हिसाब से या तो हार्ड लेबर कैंप्स भेज दिया गया या फायरिंग स्क्वाड से मार दिया गया। कुछ अपराधी गार्ड्स को रिश्वत देकर जेल से भाग निकले, जबकि सबसे ताकतवर लोगों ने अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज का इस्तेमाल करके जेल तोड़ी और फरार हो गए। हालांकि शहर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, फिर भी बहुत से लोग अब भी रिश्वत, जबरन वसूली और करप्शन के दूसरे रूपों के सामने असहाय थे। इसी माहौल में अंडरवर्ल्ड में एक आदमी ने चुपचाप कदम रखा। उसका नाम था शेड। उसके बारे में कोई ठोस जानकारी मौजूद नहीं थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड पर उसका नियंत्रण जबरदस्त था। जिसने भी उसे चुनौती देने की कोशिश की, वह नाकाम रहा। अगर किसी को कोई काम करवाना होता, तो शेड से संपर्क करना ही पड़ता था। कई ऑर्गेनाइजेशंस उसके आगे झुक जाती थीं। जो लोग उससे प्रॉब्लमैटिक काम निपटवाने को कहते, वे उसे मोटी रकम चुकाते। कोई किसी कंपेटिटर ऑर्गेनाइजेशन को हटवाना चाहता था, कोई किसी ट्रबलसम इंसान को मरवाना, तो कोई किसी अहम रहस्य का पता लगवाना। शेड यह सब कर सकता था। उसका असर मेट्रोपोलिस की सीमाओं से भी बाहर पास पड़ोस के शहरों तक फैला हुआ था। इसी वजह से कोई भी उसे विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। इसी आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला, जो पिछले कुछ सेकंड से लगातार बज रहा था। उसने कॉल उठाई, लेकिन कुछ कहने से पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आने लगी। तुम किस तरह के इंसान हो, ये जानते हुए मुझे मान लेना चाहिए कि तुम्हें न्यू अलेक्जेंड्रिया दिखाई देने वाले अवेकनर के बारे में पहले से पता होगा। फोन पर मौजूद आदमी ने कहा। आ, यस, शेद ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी उसमें दिलचस्पी क्यों है? उसने पूछा। मान लो कि उसके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। रहस्य में आवाज बोली। कुछ ऐसा
जो तुम्हें चाहिए। इंटरेस्टिंग। तुम जानते हो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। पूछने की जहमत भी मत करना, आदमी ने कहा। ऑल राइट। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ चाहते हो तभी कॉल किया है। इंडीड, वह बोला। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे आदमी उस अवेकनर का पीछा करे और पता लगाएं कि उसने वह चीज कहां छिपाई है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। अगर काम सही से करवाना है तो तुम्हें मुझे और जानकारी देनी होगी। शेड ने कहा, ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे मालूम है कि तुम्हें पहले से पता है वह लड़का कौन है। बस अपना काम करो और मैं हमेशा की तरह पेमेंट करूंगा। उसके लहजे से शेड चिढ़ गया। वह प्रैक्टिकली अंडरवर्ल्ड का नेता था और ऐसी बदतमीजी वह बर्दाश्त नहीं करता था। मुझे यूजुअल प्राइस का डबल चाहिए। क्या? डबल? या तो ये या फिर कुछ भी नहीं। अगर मिलिट्री को पता चल गया कि मैं उस लड़के की जांच करवा रहा हूं तो मेरी गर्दन फंस जाएगी। डबल या नथिंग। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद फोन पर मौजूद आदमी मान गया। यह पता लगाना कि उस लड़के ने वह चीज कहां छिपाई थी जो उसके पिता उसके लिए लाए थे, उसके लिए बेहद जरूरी था। एम्बर के साथ स्पार के बाद एरिक ने शावर लिया और फिर फ्लोयड, ग्वेन और एम्बर से मिला। वो एरिक, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने स्ट्रांग हो, फ्लोयड मुस्कुराते हुए बोला। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं। मैं उसके सामने टिक भी नहीं पाया, एरिक ने ग्रिनिंग एम्बर की तरफ देखते हुए कहा। एम्बर के चेहरे पर स्मग सी मुस्कान थी, जैसे उसने स्पार में एरिक को खूब बुली किया हो। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, ग्वेन ने कहा। तुम्हारी मूवमेंट्स आसानी से प्रिडिक्ट हो रही थीं और तुम अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे थे। अगली बार स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। थैंक्स, मैं ध्यान रखूंगा, एरिक ने जवाब दिया। ग्वेन ने नजरें चुरा ली और एरिक से आई कांटेक्ट अवॉइडेड किया। एम्बर ने बात संभाली। यह सच है कि उसे अपने मूव्स पर काम करने की जरूरत है, लेकिन वह उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। उसे बस और स्पैरिंग टाइम चाहिए और फिलहाल बेसिक्स पर काम करना चाहिए। एक बार वह ठीक से जम गया तो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। तुम लोग काफी समय से ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हें पता है कि यहां कोई हरी नहीं होती, उसने कहा। तुम सही हो, लेकिन टूर्नामेंट 5 दिनों में है। उसे इस कम समय में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे तो नहीं लगता कि वह कर पाएगा, ग्वेन बोली। वाई नॉट? फ्लोयड ने कहा। 2 हफ्ते पहले वह किक भी नहीं मार पाता था और अब स्पार कर रहा है। मेरी नजर में यह काफी इंप्रेसिव अचीवमेंट है। अगर वह इतने कम समय में यहां तक पहुंच सकता है तो अब क्यों नहीं? हाँ, ये बात गलत नहीं है, ग्वेन ने माना। लेकिन उसे दिन रात ट्रेनिंग करनी होगी। तभी एम्बर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एरिक को देखा। वह कुछ सेकंड तक सोचते हुए उसे देखती रही। क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? उसने पूछा। वेल, आई मीन यस, मैं कोशिश कर सकता हूं। बाद में जब एरिक घर पहुंचा तो वह काफी थका हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके पास अब भी न्यूरल लिंक ट्रेनिंग करने जितनी एनर्जी बची हुई थी। आखिरी लिंक जो वह बना पाया था वह शार्पनिंग पावर वाला था। इसे डेवलप करने के बाद उसे स्पिरिचुअल एनर्जी को सही तरीके से चैनल करना कहीं आसान लगने लगा था। स्पिरिचुअल एनर्जी की कंजम्पशन थोड़ी सी एफिशिएंट हो गई थी। ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा था, लेकिन उसने ये नोटिस किया कि वह शार्पनेस को अब उस लेवल तक ले जा सकता था जहां पहले नहीं पहुंच पाता था। कुल मिलाकर यह एक छोटा गेन था, लेकिन फिर भी गेन तो था। घर में दाखिल होते ही एरिक सीधे काउच पर बैठ गया और अपने ट्रेनिंग पर फोकस करने लगा। हांफता हुआ एक आदमी बर्फ पर दौड़ रहा था, जंगल के उन घातक क्रीचर्स से भागते हुए। पीछे से गन शॉट्स और एक्सप्लोजन्स की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वह इतना थक चुका था कि उसे बस अपने दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। वह लगातार दौड़ता रहा। आधे घंटे बाद उसे रुकना पड़ा, सांस समेटने के लिए। उसकी आंखों में साफ साफ डर झलक रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या हो रहा है उस जंगल के अंदर? मॉन्स्टर्स की पूरी हॉर्ड्स पश्चिम की ओर बढ़ रही थी और इस तरह उनका न्यू अलेक्जेंड्रिया तक पहुंचना तय था। समस्या यह थी कि जंगल में कई अलग अलग स्पीशीज एक साथ मार्च कर रही थी और अजीब बात यह थी कि वे आपस में बिल्कुल शांत थी। इसका कोई तर्कसंगत जवाब नहीं था, इसलिए वह सिर्फ एक ही काम कर सकता था, जितनी जल्दी हो सके न्यू अलेक्जेंड्रिया पहुंचना और हायर अप्स को वुडलैंड थाइड्स के इस अजीब व्यवहार की पूरी रिपोर्ट देना। डैम, फक दिस शिट! आदमी गाली बकता हुआ रो पड़ा और गुस्से में उसने एक पत्थर पर मुक्का मार दिया। उसका दुख जायज था। उसने अपने सारे टीममेट्स खो दिए थे।
वे उसके लिए परिवार जैसे थे और उन्हें खोना जैसे खुद का एक हिस्सा खो देने जैसा था। सब कुछ शुरू में बिल्कुल शांत था। उसकी स्क्वाड को हायर अप्स ने शहर की ईस्टर्न बॉर्डर्स पर हुए हालिया थाइड अटैक की जांच के लिए भेजा था। मिलिट्री ज्यादा अलार्म्ड नहीं थी, लेकिन जितना उस सोल्जर को समझ आया, यह हमला आम हमलों से कहीं बड़ा था। हायर अप्स को शक था कि फार ईस्ट में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए उन्हें इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया। स्क्वाड ने एक हफ्ते पहले मिशन शुरू किया था और काफी समय तक सिटी के आसपास थाइड एक्टिविटीज खोजती रही। शुरुआत में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन 7वें दिन उन्होंने मॉन्स्टर्स की एक मैसिव हॉर्ड को पश्चिम की ओर जाते देखा। उन्हें देखते ही उन्होंने हायर अप से संपर्क किया और रिट्रीट करने का फैसला किया। लेकिन जब वे लगभग शहर की बॉर्डर्स तक पहुंच चुके थे, तभी लेलरहेड्स का एक झुंड उन पर टूट पड़ा। भेड़ियों जैसे थाइड्स, जिनकी 2 पूंछें और 2 बड़े वैम्पीरिक दांत थे। जंगल के अंदर ऐसा रिलेंटलेस चेस उस सोल्जर ने पहले कभी नहीं देखा था। झुंड बहुत बड़ा था और उसने अपनी संख्या का पूरा फायदा उठाकर स्क्वाड को घेर लिया। शुरू में सोल्जर्स उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन थाइड्स की सुपर ह्यूमन सेंसेस ने उन्हें फिर ढूंढ निकाला। साफ था, स्क्वाड उनके टेरिटरी में घुस चुकी थी। इस बार भागना नामुमकिन था। वह सिर्फ अपने साथियों की कुर्बानी की वजह से बच पाया। स्क्वाड के सदस्य एक एक करके मारे गए और जिंदा ही खा लिए गए। उन्हें बचाने की हर कोशिश बेकार साबित हुई। अब उसका एक ही काम था, जिंदा रहना और शहर को बताना कि मिशन फेल हो चुका है। आखिरकार वे इस माइग्रेशन की असली वजह जान ही नहीं पाए थे, क्योंकि सीधे हॉर्ड से टकरा गए थे। वह मुश्किल से सांस पकड़ पाया था कि दूर से कई हाउल सुनाई देने लगे। लेलरहेड पैक काफी पास आ चुका था और पकड़े जाना उसके लिए मौत के बराबर था। उम्मीद है मेरी सेंट तक नम पहुंची हो, उसने खुद से कहा। समय बर्बाद किए बिना वह फिर से पश्चिम की ओर दौड़ पड़ा, जहां न्यू अलेक्जेंड्रिया था। उसे रास्ते में काफी चढ़ाई करनी पड़ी। अब सेफ्टी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन लेलरहेड्स ने पीछा करना नहीं छोड़ा। यह अजीब था, इतना छोटा इंसान क्यों, जब बाहर कहीं बेहतर प्रे मौजूद था। ओह! एक खौफनाक हाउल जंगल में गूंज उठा, इतना ताकतवर कि किलोमीटरों दूर तक सुना जा सके। लेकिन सोल्जर के लिए यह बहुत पास था। उसने पीछे मुड़कर देखा। पैक लगभग 300 मीटर दूर था। फक! मैं लगभग पहुंच गया हूं, वह चिल्लाया। वह बैरियर के सामने था, एंट्री से सिर्फ 500 मीटर दूर। उसे नहीं पता था कि वह क्रीचर्स से तेज दौड़ पाएगा या उनसे पहले सेफ्टी तक पहुंच पाएगा। कोई और विकल्प नहीं था। उसने फ्लेयर गन निकाली और आसमान में सिग्नल भेज दिया, उम्मीद करते हुए कि शहर में मौजूद उसके कॉमरेड्स देख लेंगे। एह! आह! आह! हाँफते हुए वह दौड़ता रहा और उसने अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्टिवेट कर ली, जिससे उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ गए। यही पावर अब तक उसे जिंदा रखे हुए थी। चढ़ाई, दौड़, तैरना और जंगल में छिपना, सब इसी के दम पर। वह चिल्लाया, हेल्प मी! वह बैरियर से सिर्फ 100 मीटर दूर था। उसे लगा कि वह बच गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अचानक एक भारी वजन ने उसे जमीन पर पटक दिया। एक लेलरहेड उसके ऊपर था, उसका सिर और धड़ अलग करने को तैयार। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फुल गियर में ब्रेन क्रिस्टल पावर होने के बावजूद वह काफी मजबूत नहीं था। लेलरहेड ने सिर उठाकर अपने शिकार को देखा। लार टपकने लगी। फिर उसने अपना विशाल सिर छटका, आखिरी वार के लिए। उस दिन बर्फ पर खून बिखरा, लेकिन वह सोल्जर का नहीं था। नहीं, वह थाइड का खून था। दूर से आई किसी एरो जैसी चीज ने क्रीचर की आंख में सटीक वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। सोल्जर ने पूरी ताकत लगाकर लाश को अपने ऊपर से हटाया और किसी तरह खड़ा हुआ। एरो जहां लेजर राइफल्स होनी चाहिए थी, वहां एरो का होना अजीब था। वह फिर से दौड़ पड़ा, जितनी ताकत बची थी सब झोंक दी। बाकी लेलर हैड्स ने अपने साथी को मरते देखा और फैसला किया कि यह इंसान शिकार के लायक नहीं है। वे जंगल की ओर लौट गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। 2 मिनट बाद वह बैरियर तक पहुंच गया। वह इतना थका और डरा हुआ था कि उसे यह तक महसूस नहीं हुआ कि अब कोई हाउल या ग्रॉल सुनाई नहीं दे रही थी। गेट खुला और कई सोल्जर्स दौड़कर उसकी मदद को आए। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे स्ट्रेचर पर डाल दिया गया। एक महिला सिरिंज लेकर आई, शायद हीलर थी। उसने उसका ब्लड सैंपल लिया और फिर अपनी पावर से उसकी इंजरीज हील करने लगी। थकावट और दाएं कंधे के जख्म के अलावा वह ठीक था। फिर भी एग्जॉशन की वजह से वह बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 घंटे बाद
हॉस्पिटल कॉरिडोर में एक आदमी चल रहा था, रूम 719 की ओर, जहां सर्वाइवर आराम कर रहा था। उसके बाल बज़ कट में थे और वह मिलिट्री अटायर पहने हुए था। उसके कदम स्टेडी थे और उसके आसपास एक कॉन्फिडेंट ऑरा थी। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुआ। हेलो रेंजर लकाउस्की, उम्मीद है तुम्हारा रेस्ट ठीक से हुआ, मेजर जेम्स फिशर ने कहा। उसके चेस्ट और शोल्डर्स पर अनगिनत इंसिग्निया सिले हुए थे, उसकी रैंक और अचीवमेंट्स के सबूत। वह ऐसा आदमी था जिसे हल्के में नहीं निपटा जा सकता था। यस सर सर्जेंट, मैं ज्यादा या कम ठीक हूं, रेंजर ने जवाब दिया। तो फिर मुझे ठीक ठीक बताओ, तुम्हारी स्क्वाड के साथ क्या हुआ? रिपोर्ट में लिखा है कि तुम्हें रिकनेसेंस मिशन पर भेजा गया था। जी हां, हमें ईस्ट की ओर भेजा गया था, लकowski ने कहा। बेस पर बताया गया था कि यूजुअल टाइड एक्टिविटीज के अलावा हमें हॉर्ड्स भी मिल सकती हैं। हायर अप सही थे, लेकिन उनकी गलती यह थी कि उन्होंने उसका स्केल कम का था। जब हमला हुआ तब क्या किया? मेजर ने पूछा। हम भागे, इतनी थाइड्स के सामने हमारे पास कोई चांस नहीं था। हमने उन्हें ट्रैक से हटाया भी, लेकिन आज उन्होंने हमें फिर ढूंढ लिया और मेरी टीम को एक्सटर्मिनेटेड कर दिया। यह एक ब्लड बैथ था। वह कुछ पल रुका, आंखें खाली सी हो गई। मेरे साथियों ने दर्जनों क्रीचर्स मारे, लेकिन सबको मारना नामुमकिन था, उसने कहा। फिर उसने दीवार की ओर देखा, उस भयानक याद को दोबारा जीते हुए। वापस मेजर की ओर देखते हुए कड़वे लहजे में बोला, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ही अकेला सर्वाइवर हूं। उसे अपने साथियों के चेहरे याद आए। कोई कह रहा था भाग जाओ, कोई थाइड्स के जबड़ों में दम तोड़ रहा था। यादें अब भी ताजा थीं। सर्जन फिशर ने उसे गंभीर नजर से देखा। ठीक है, तुमने अपना काम किया रेंजर, और किस्मत से जिंदा हो। इसे हेवन सेंट मौका समझो और बर्बाद मत करो। बाहर निकलने के बाद मुझे रिटन रिपोर्ट चाहिए। फिलहाल आराम करो सोल्जर। सर्जन उठे और कमरे से बाहर चले गए। कॉरिडोर में चलते हुए उनके दिमाग में वही बात घूम रही थी। 3 दिन की दूरी पर एक थायराइड हॉर्ड। अपने आप में ही ये एक बड़ी समस्या थी, और स्क्वाड की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्स्टर्स की संख्या अननेचुरली ज्यादा थी। जंगल में कुछ ऑमिनस चल रहा था, और इसका पता लगाना अब उनका काम था। मेजर ने हॉस्पिटल छोड़ा, अपनी कार में बैठे और सीधे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल पड़े। एरिक और एम्बर की स्पैरिंग के बाद 5 दिन बीत चुके थे। इस दौरान वह जवान लड़का किसी पागल की तरह ट्रेनिंग करता रहा, लगातार एम्बर, फ्लॉयड और ग्वेन के साथ स्पारिंग करता हुआ। इन दिनों में उसकी बैटल प्राउएस जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी, और इसका सबसे बड़ा कारण एम्बर की इनेट टीचिंग टैलेंट थी। वह अभी भी फ्लॉयड, ग्वेन या एम्बर के लेवल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके दोस्तों के मुताबिक वह बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। यहां तक कि प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने भी उसकी तरक्की नोटिस की और कई बार उसकी अचीवमेंट की तारीफ की। हालांकि वह रेड पैलेस में एंट्री लेने लायक है या नहीं, यह अभी भी साफ नहीं था। लेकिन एरिक को कम से कम इतना कॉन्फिडेंस जरूर था कि वह कोशिश कर सके। उसे नहीं लगता था कि टूर्नामेंट में उसका स्कोर खराब जाएगा। जैसे ही एरिक इस बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा था, टूर्नामेंट के रूल्स सामने आ गए। ये एक सिंपल सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट था, जिसमें करीब 352 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे थे। भले ही ये इवेंट सभी के लिए ओपन था, लेकिन केवल कुछ ही लोगों में हिस्सा लेने का कॉन्फिडेंस था। स्कूल ने पूरे कैंपस में 176 फाइट्स की व्यवस्था की थी, जिससे छात्रों के लिए चीजें और मुश्किल हो गई, क्योंकि ट्रेनिंग फील्ड रैंडम थी और हर स्टूडेंट को रोज एक मैच लड़ना था। मैच जीतने के बाद व्यक्ति अगले ब्रैकेट में चला जाता। पूरा टूर्नामेंट 10 दिनों तक चलने वाला था। छठे दिन, जब सिर्फ 22 लोग बचेंगे, तब फाइटिंग स्टेज बदलकर एक रिंग में हो जाएगी और फाइट्स स्कूल के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएंगी। इसके अलावा जो भी छठे दिन तक पहुंचेगा, उसे ऑटोमेटिकली रेड पैलेस में ज्वाइन करने की परमिशन मिल जाएगी। इसका मतलब यह था कि एरिक को रेड पैलेस में एंट्री पाने के लिए सिर्फ 4 फाइट्स जीतनी थी। जाहिर है, एरिक अपने फेलो स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता था कि इस एक महीने में वह कितना बदल चुका है। इसी वजह से उसने तय किया कि वह टूर्नामेंट में अपना बेस्ट देगा और एक अच्छा स्कोर हासिल करेगा। एरिक पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने वाला था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे पता था हारने पर क्या होगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके दोस्त उसे लगातार इनकरेज कर रहे थे। यही सपोर्ट उसे दिन रात ट्रेनिंग करने की ताकत दे रहा था। यह सब सिस्टम और उसके दिए हुए पावर की वजह से ही मुमकिन था। इस वक्त एरिक अपनी क्लास में बैठा हुआ था, जहां उसके सभी क्लासमेट्स मौजूद थे।
ये स्कूल का आखिरी दिन था और प्रिंसिपल ने सेलिब्रेशन के लिए क्लासेस जल्दी खत्म करने का फैसला किया था। एरिक की आखिरी हाई स्कूल क्लास लिंक एस्टैब्लिशिंग वाली थी, जिसे प्रोफेसर ओलियरी पढ़ा रहे थे। वह इस समय न्यूरल लिंक्स एस्टैब्लिश करने पर फोकस कर रहा था। ध्यान लगाते ही उसने महसूस किया कि माना उसके शरीर के अंदर घूम रही है, एक चुनचुनी भरा एहसास जो उसके दिमाग से शुरू होकर पैरों तक जाता था। यह एक अजीब लेकिन जाना पहचाना एहसास था और उसे पता था कि यह उसके लिए फायदेमंद है। दुर्भाग्य से उस दिन वह एक और न्यूरल लिंक नहीं बना सका। अगर बना पाता तो उसके स्टैट्स में अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता था, जो आने वाले टूर्नामेंट में उसे एडवांटेज देता। क्लास खत्म होते ही प्रोफेसर ओलियरी खड़े हुए और अपने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपका ग्रेजुएशन डे है। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे आप सभी पर गर्व है। एक बार फिर जोरदार तालियां बजीं। जब शोर थोड़ा शांत हुआ तो बूढ़े प्रोफेसर बोले, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रुकना चाहे तो कैफेटेरिया में एक छोटी सी फीस्ट होगी। उन्होंने कुछ मिनट और बात की, यहाँ तक कि उन्होंने एरिक को भी एड्रेस किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि वह आखिरकार एक न्यूरल लिंक बना सका है। उन्हें जाहिर तौर पर यह नहीं पता था कि एरिक के पास अब 10 न्यूरल लिंक्स हैं, भले ही उनमें से ज्यादातर बेकार हो और उसके स्टैटिस्टिक्स में कोई खास इंप्रूवमेंट न करते हों। फिर भी एरिक जानता था कि अब वह सिग्मा 2 रैंक्ड सिटीजन है। भले ही वह सबसे ज्यादा स्कोर वाला या सबसे स्ट्रांग न हो, लेकिन कम से कम वह अब खुद का बचाव कर सकता था। जैसे ही फीस्ट की बात आई, स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे। आखिरकार वे उस खाने को मिस करने वाले थे जो उन्होंने पिछले 2 सालों में रोज खाया था। मैं आप सभी को याद दिला देना चाहता हूं, प्रोफेसर ओलियरी ने कहा, कि टूर्नामेंट आज 15 बजे शुरू होगा। अगर आप अपने दोस्तों को compete करते देखना चाहते हैं तो देर मत करना। इतना कहकर सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट से उठे और बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर बाद टीचर्स भी चले गए और क्लासरूम में सिर्फ कुछ ही लोग बचे, जिनमें एरिक भी शामिल था। एरिक ने जिम जाना चुना क्योंकि उसे पता था कि फ्लॉयड, ग्वेन और एम्बर वहां उसका इंतजार कर रहे होंगे। हॉलवेज से गुजरते हुए उसने कई टूर्नामेंट पार्टिसिपेंट्स को देखा। उनके चेहरों पर एंजाइटी साफ झलक रही थी। अनाउंसमेंट के बाद से ही लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग फ्रेंजी में चले गए थे, होपिंग कि वे खुद को इतना स्ट्रांग बना सकें कि रेड पैलेस में एंट्री मिल जाए। हालांकि हर स्टूडेंट ने फाइट करना नहीं सीखा था। कुछ लोग मिलिट्री में जाने से पहले अपने दिन शांति से बिताना चाहते थे, जहां उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होनी थी। जो लोग ज्वाइन कर रहे थे, उनके पास पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस था। आज प्रिलिमिनरीज शुरू होने वाली थी और क्योंकि आधे पार्टिसिपेंट्स आज ही एलिमिनेट हो जाने वाले थे, ज्यादातर स्टूडेंट्स बेहद नर्वस थे। शायद उनमें रेड पैलेस में जाने की काबिलियत हो, लेकिन अगर शुरुआत में ही कोई बहुत स्ट्रांग अपोनेंट मिल गया तो उनका सपना वहीं टूट सकता था। जब एरिक जिम में पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लॉयड, ग्वेन और एम्बर पहले से ही वहां थे। वे अकेले नहीं थे। लगभग सभी टॉप स्टूडेंट्स आपस में ट्रेनिंग और स्पैरिंग कर रहे थे। टूर्नामेंट जीतने का फेवरेट नथानियल अपने दो दोस्तों कार्ल और नताशा के खिलाफ 2 वर्सेस 1 स्पैरिंग कर रहा था। वह दो लोगों से एक साथ लड़ रहा था और इस तरह की लड़ाइयां वह पहले भी अनगिनत बार जीत चुका था। कार्ल एक लंबा आदमी था जिसके लंबे ब्लॉन्ड बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। नताशा एक छोटी कद की लड़की थी, काले बालों के साथ, जिनकी बैंग्स हमेशा उसके चेहरे का एक हिस्सा ढकती रहती थीं। दोनों अच्छे फाइटर्स थे, लेकिन कोई भी नथानियल को हरा नहीं सकता था। उसकी मार्शल आर्ट टॉप स्टूडेंट्स में सबसे बेहतरीन नहीं थी। वह तीसरे नंबर पर था, एम्बर और एंडरसन के बाद। लेकिन जब वह अपना ब्रेन क्रिस्टल इस्तेमाल करता था तो उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं था। इजी टू यूज, बेहद प्रिसाइज और जबरदस्त ताकत के साथ। भले ही वह अभी अपने प्राइम में था, फिर भी वह लगातार ट्रेनिंग करता रहता था। अगर किसी को मजबूत बनने की भूख की मिसाल कहा जाए तो नथानियल बिल्कुल वही था, किसी भी कीमत पर स्ट्रॉन्गर बनने वाला। अगर एरिक का अंदाजा सही निकला तो नथानियल टूर्नामेंट जीतेगा और एंडरसन दूसरे नंबर पर आएगा। स्कूल में फिलहाल उनका कोई मुकाबला नहीं था। भले ही एंडरसन की डिस्ट्रक्टिव पावर ज्यादा थी, लेकिन इतने लोगों की मौजूदगी में वह उसे बेधड़क इस्तेमाल नहीं कर सकता था।
ऊपर से उसे सावधान भी रहना पड़ता था, क्योंकि वह गलती से नथानियल को मार भी सकता था। एरिक ने अपने दोस्तों से मुलाकात की और फिर वह एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड ट्रेनिंग में लग गए। वे चाहते थे कि टूर्नामेंट की शुरुआत वे अपनी बेस्ट कंडीशन में करें, और एक फ्रेंडली स्पार इसके लिए सबसे सही तरीका था। इसी के साथ एरिक की आखिरी ट्रेनिंग सेशन शुरू हुई। स्टूडेंट्स खुद को उन बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहे थे जो जल्द ही शुरू होने वाली थीं। जैसे ही 15 बजे बेल बजी और क्लासेस खत्म हुई, सभी कंपेटिटर्स क्लासरूम से बाहर निकल पड़े, compete करने के लिए बेचैन। अब बस ड्रॉ होने वाला था, जो तय करेगा कि किसे किस से लड़ना है। प्रिंसिपल हैरिस स्कूल के गार्डन में बने एक छोटे से पोडियम पर टहल रहे थे। सभी पार्टिसिपेंट्स उनके सामने खड़े थे, पोडियम से कुछ मीटर नीचे, और उनके स्पीच शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। वेलकम, उन्होंने खुशमिजाज आवाज में कहा, इतनी जोर से कि हर स्टूडेंट सुन सके। यह पहली बार है जब हमारी स्कूल इस तरह का कंटेस्ट आयोजित कर रही है। हमने पूरी कोशिश की है कि यह दिन आप सभी के लिए एक यादगार बन जाए, क्योंकि यही वह पहला कदम है जो आप एडल्टहुड की ओर रखेंगे, जहां अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी ही होंगी। अपने जैसे टैलेंटेड लोगों का सामना करना आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे आपको समझ आएगा कि इंप्रूवमेंट के लिए आपको किस पर काम करना चाहिए। प्रिंसिपल हैरिस अपनी बात उसी सेल्फ इंपॉर्टेंस वाले अंदाज में जारी रखते गए, जिससे कुछ स्टूडेंट्स जो अथॉरिटी फिगर्स के आसपास वैसे ही अनईजी रहते थे और भी ज्यादा नर्वस हो गए। हमने सबसे पहले यह फैसला किया कि फाइट्स पूरे स्कूल कैंपस में करवाई जाएंगी। इस तरह आपको उस माहौल का टेस्ट मिलेगा जिसका सामना आपको मिलिट्री में करना पड़ेगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा स्मूथ होगा और हम टूर्नामेंट को थोड़ा जल्दी खत्म कर पाएंगे। मुझे पता है कि ये आपकी आखिरी समर है जब आप फ्री रहेंगे, क्योंकि इसी साल आप मिलिट्री एकेडमी में एनरोल करने वाले हैं। इसी वजह से हमने कंपटीशन को स्लिम और फास्ट रखने की कोशिश की है। प्रिंसिपल ने अपनी इंट्रोडक्शन खत्म करते हुए कहा। उन्होंने अपनी घनी भौहों के नीचे से ऊपर देखा। सैकड़ों युवा चेहरे उन्हें घूर रहे थे। कुछ की आंखों में ईगरनेस थी, कुछ में डर और कुछ में दोनों। प्रिंसिपल फिर से मुस्कुराए। तंबाकू की वजह से उनके दांत पीले पड़ चुके थे और उनमें कुछ ऐसा था जो शार्क के फैंग्स की याद दिलाता था। ये मुस्कान फ्रेंडली होने के साथ साथ कहीं न कहीं सिनिस्टर भी लग रही थी। शायद अबिस फिश जैसी रिजेंबलेंस की वजह से, या शायद सिर्फ इसलिए कि वह बूढ़े थे। फिर प्रिंसिपल ने दोबारा बोलना शुरू किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई भी इस इवेंट में चीटिंग करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूं, अगर ऐसा हुआ तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। ऑडियंस में हल्की सी मर्मरिंग उठी। प्रिंसिपल रुके, फिर बोले, मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया। मुझे पता है कि इतने अट्रैक्टिव प्राइज के बावजूद प्रोफेसर मैकेलिस्टर के स्टूडेंट्स का सामना करना किसी इनसरमाउंटेबल चैलेंज से कम नहीं लगता। लेकिन इस टूर्नामेंट में ज्वाइन करके ही आप सभी ने दिखा दिया है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। यह सिर्फ रेड पैलेस में एंट्री पाने की कंपटीशन नहीं है, यह स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन है। उन्होंने जानबूझकर पॉज लिया ताकि उनके वर्ड्स सबके अंदर बैठ सकें। अब सुनने वालों के बीच पूरी तरह साइलेंस था। वे जानते थे कि जिस जगह को वे एम कर रहे हैं वह कितनी इंपॉर्टेंट है। नेशन की एलीट कॉर में ज्वाइन करना सबका सपना था, और रेड पैलेस उस रास्ते को बहुत आसान बना देता था। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कंपटीशन कैसे प्रोसीड करेगी। उन्होंने स्टूडेंट्स को सारे डिटेल समझाए। रूल्स के अलावा एरिक ने नोटिस किया कि स्कूल ने बहुत सारे हीलर्स की सर्विसेज ली थी। शायद यही एक वजह थी कि उन्होंने मल्टीपल रिंग्स इस्तेमाल नहीं किए थे। लगता था कि सारा पैसा हीलर्स पर खर्च कर दिया गया है। एरिक को यह इनिशियली पैसे की भारी बर्बादी लगी, लेकिन उसे अंदाजा था कि प्रिंसिपल हैरिस के इस डिसीजन के पीछे कोई रीजन जरूर होगा। दूसरी बात जो एरिक ने नोटिस की वह यह थी कि यह स्ट्रिक्टली मार्शल आर्ट कंपटीशन नहीं थी। हर स्टूडेंट अपनी पावर यूज कर सकता था, बस उन्हें कंट्रोल रखना था और किसी को मारना नहीं था। यही वजह थी कि पूरे कैंपस में इतने सारे हीलर्स मौजूद थे। इसके अलावा टूर्नामेंट 10 दिनों तक चलने वाला था और हर किसी को रोज एक फाइट लड़नी थी। प्रिंसिपल हैरिस ने अपने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा। स्पीच शुरू किए हुए 10 मिनट हो चुके थे और अब मैचेस अरेंज करने का वक्त आ गया था।
खुशकिस्मती से टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ आसान था। स्टूडेंट्स पहले ही अपने फोन्स के जरिए एप्लीकेशन सबमिट कर चुके थे और कंप्यूटर उन्हें किसी दूसरे कंटेस्टेंट के साथ पेयर करने वाला था। उसी पल एरिक के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वह अभी भी बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के जरिए कनेक्टेड था, लेकिन सस्पिशन से बचने के लिए उसे फोन पर नोटिफिकेशन देखनी पड़ी। एरिक रोमनो वीएस रॉको जॉन्स्टन हीलर, मार्कस डिवरीस। स्क्रीन देखते हुए एरिक सोचने लगा, आखिर ये रॉको जॉन्स्टन है कौन? उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन दूसरी तरफ ये बात उस लड़के पर अप्लाई नहीं होती थी। वह एरिक को अच्छी तरह जानता था और ये भी कि उसकी पावर क्या कर सकती है। जैसे ही एरिक के ओपोनेंट ने नोटिफिकेशन देखा, उसके चेहरे पर एक स्mirk आ गई। साफ था कि उसकी एरिक के बारे में राय अच्छी नहीं थी। रॉको ऐसा इंसान नहीं था जो किसी भी काम में बहुत ज्यादा एफर्ट डालता हो। इसी वजह से वह हर चीज में एवरेज ही था। हालांकि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसे लगातार ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिसके कारण वह एक ठीक-ठाक कॉम्बैटेंट बन गया था। उसकी नज़र में एरिक उससे कहीं नीचे था। एक तो इसलिए क्योंकि वह जानता था कि एरिक स्कूल का ट्रैश माना जाता था, और दूसरा इसलिए क्योंकि एरिक हाल ही में अवेकन हुआ था। उस इवेंट को हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता था। रॉको को पूरा भरोसा था कि इतने कम समय में एरिक ने इतना एक्सपीरियंस हासिल ही नहीं किया होगा कि उसका मुकाबला कर सके। उसके हिसाब से एरिक बिना जरूरी स्ट्रेंथ के इस टूर्नामेंट में ज्वाइन करके बस एक मैडमैन बन रहा था। दूसरी तरफ एरिक को खुद को लकी महसूस हो रहा था। उसका सामना एम्बर, नेथानियल या एंडरसन जैसे मॉन्स्टर से नहीं हुआ था। मतलब उसके पास इस कंपटीशन में आगे बढ़ने का चांस था। उसकी पहली फाइट शायद किसी वीक अपोनेंट के खिलाफ होने वाली थी। इसमें एरिक एरोगेंट नहीं हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड के साथ स्पैरिंग की थी और वह उनके फाइटिंग स्टाइल्स का आदी हो चुका था। वे सभी टॉप 20 स्टूडेंट्स में थे और एरिक उनके खिलाफ खुद को संभाल पा रहा था, भले ही हर बार हार जाता हो। लेकिन अगर वह ये मैच हार गया तो रेड पैलेस में जाने का कोई मौका नहीं बचेगा। उसे टूर्नामेंट जीतने की भी जरूरत नहीं थी, बस 22वें पोजीशन तक पहुंचना था। एरिक ने तुरंत एक्सेप्ट वाला बटन दबा दिया। अब उसे दूसरे लड़के के रिस्पांस का इंतजार था। कुछ ही सेकंड्स बाद एक और नोटिफिकेशन आई। आई विल रिप यू टू पीसेस, यू स्टूपिड मदरफकर। उसी पल एरिक ने डिसाइड कर लिया कि वह रॉको जॉनसन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेगा। फिर एक और नोटिफिकेशन आई जिसमें दिखा कि रॉको ने मैच एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद अपने असाइंड फाइटिंग जोन की ओर बढ़े। ये दो बिल्डिंग्स के बीच एक बड़ा ओपन एरिया था। वहां रॉको के पेरेंट्स और फ्रेंड्स मौजूद थे, जो जोर शोर से उसे चीयर कर रहे थे। दूसरी तरफ एरिक पूरी तरह अकेला था। उसके दोस्त भी अपनी अपनी फाइट्स में बिजी थे। रॉको तो पहले से ही अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा था, अपने फैमिली और दोस्तों की चीयरिंग के बीच। जब मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा तो तुम्हें थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसने एरिक से कहा, जिससे एरिक पूरी तरह परप्लेक्स्ड हो गया। इस इडियट को आखिर क्यों लग रहा था कि वही जीतने वाला है? एरिक इन बेवकूफ कमेंट्स का जवाब सिर्फ इतना ही दे पाया, ओह गॉड, मेरी हेल्प करो, और आंखें घुमाते हुए चुप हो गया। एरिक ने अपने ओपोनेंट को क्रिंज भरी नजर से देखा। ऐसे लोग उसे अजीब तरह से फनी लगते थे, और जब रॉको अपनी बेवकूफ स्पीच दे रहा था, एरिक को खुद को जबरदस्ती रोकना पड़ा ताकि उसके मुंह पर हंस न दे। इस वक्त एरिक और रॉको स्कूल के पीछे वाले लॉन में खड़े थे। उनके आसपास कम से कम 40 स्टूडेंट्स लड़ाई के लिए तैयार थे। जगह काफी खुली थी, अनअब्स्ट्रक्टेड फाइट के लिए परफेक्ट। लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान रखना था कि वे किसी और पार्टिसिपेंट या स्पेक्टेटर को न लगा दें। दोनों युवक आमने सामने खड़े थे। रॉको एरिक को ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसका आर्च एनिमी हो, बिना यह समझे कि वह कितना रिडिकुलस लग रहा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, उसने सबको सुनाने के लिए कहा। उसी पल उसने मैना चैनल करना शुरू किया। कुछ ही सेकंड्स में एक नीली सेमी ट्रांसपेरेंट सोर्ड उसके हाथ में प्रकट हो गई। एरिक ने सोचा, वाकई उसके पास वेपन कंजरिंग ब्रेन क्रिस्टल पावर है। यह पावर्स में से एक सबसे कॉमन एबिलिटी थी। लाखों लोगों के पास यह थी। कौन सा वेपन बनेगा और उसमें कौन सी एडिशनल पावर होगी, यह पूरी तरह यूजर डिपेंड करता था। कोई स्वॉर्ड्स बनाता था, कोई लैंसेस, कोई एलिमेंटल पावर्स इम्ब्यू करता था, और कुछ तो उससे भी ज्यादा डार्क चीजें। भले ही ये पावर बहुत वाइड स्प्रेड थी, लेकिन फिर भी इसे हाई रेटिंग मिलती थी, क्योंकि हायर लेवल्स पर यह थाइड्स के खिलाफ फाइट करने की इजाजत देती थी।
जब स्ट्रेंथ एक पॉइंट के बाद बढ़ जाती है तो कन्वेंशनल वेपन्स बेकार हो जाते हैं और सिर्फ मैना रिलेटेड एबिलिटीज ही काम आती हैं। वेपन बेस्ड पावर्स होने की वजह से ये कुछ हद तक यूज करने में आसान होती थी। हाँ, वेपन मास्टरी के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती थी, लेकिन मिलिट्री के पास टेक्निक्स की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें मास्टर करने में समय लगता था। रॉको ने पूरी जिंदगी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग की थी। भले ही उसने ज्यादा मेहनत न की हो, लेकिन वह इतना केपेबल जरूर था कि टूर्नामेंट में ज्वाइन करने को लेकर कॉन्फिडेंट रहे। इस वक्त एरिक के पास कोई वेपन नहीं था, इसलिए सरफेस पर वह डिसएडवांटेज में था। रॉको स्वॉर्ड हाथ में लेकर उसकी तरफ चार्ज कर गया। उसे अपनी पावर यूज करने की छूट थी, लेकिन लीतल नहीं होना था, इसलिए उसने अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा डल कर लिया था ताकि एरिक को ज्यादा डैमेज न हो। यह सच था कि एरिक के पास वेपन नहीं था, लेकिन उसके स्टैट्स इस कमी को काफी हद तक कवर कर रहे थे। एरिक ने रॉको को अपनी तरफ आते हुए ऑलमोस्ट स्लो मोशन में देखा। उसकी डेक्सटेरिटी ने उसे फाइट में एज दिया था। जैसे ही रॉको ने स्वॉर्ड स्विंग की, एरिक एक तरफ झुका, स्लैश को अवॉइड किया और सीधे रॉको के चेहरे पर पंच जड़ दिया। पाओ! रॉको डिसबिलीफ में जमीन पर गिर पड़ा। उसके फैमिली और पेरेंट्स ने एरिक को ऐसे देखा जैसे उसने कोई अनफॉरगिवेबल क्राइम कर दिया हो। तुम चीटिंग कर रहे हो! रॉको चिल्लाया, अपना गाल रगड़ते हुए जहां पंच लगा था। साफ था कि उसे काफी दर्द हुआ था। नहीं, एरिक ने शांत आवाज में कहा, मैं बस अपनी एबिलिटीज यूज कर रहा हूं। झूठ! रॉको गुस्से में चिल्लाया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो ट्रैश हो। अब नहीं, एरिक ने जवाब दिया। रॉको फिर से अपने पैरों पर कूद पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एरिक ने उसकी मूव कैसे डॉज की और काउंटर भी कर दिया। वह दोबारा चार्ज किया, लेकिन एरिक ने फिर से उसकी स्वॉर्ड स्विंग को अवॉइड किया और इस बार उसके पेट में पंच मार दिया। एरिक को साफ दिख रहा था, रॉको का उसके खिलाफ कोई चांस नहीं था। वह बहुत स्लो था और उसकी मूव्स बहुत प्रिडिक्टेबल थी। लगता है एम्बर के साथ ट्रेनिंग ने सच में काम किया है, एरिक ने मन ही मन सोचा। इस बीच रॉको फिर खड़ा हुआ। उसके पेरेंट्स एरिक को घूर रहे थे, क्योंकि उनका बेटा बुरी तरह ह्यूमिलिएट होने वाला था। वे नहीं जानते थे कि एरिक कौन है या उसके बारे में क्या रूमर्स हैं, लेकिन ये उन्हें समझ आ चुका था कि यह लड़का उनके बेटे से बेहतर है। कुछ मैचेस पहले ही खत्म हो चुके थे, इसलिए कई ऑनलुकर्स का ध्यान एरिक की फाइट पर आ गया। वे हैरान थे कि वह इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। रॉको कोई एंडरसन या नथानियल नहीं था, लेकिन स्कूल में वह जाना पहचाना स्टूडेंट था और टूर्नामेंट ज्वाइन करने लायक एबिलिटी रखता था। अब भी खत्म नहीं हुआ? एरिक ने ठंडी चमक वाली आंखों से पूछा। रॉको उस नजर को सह नहीं पाया। क्या? मैंने तो अभी लड़ना शुरू भी नहीं किया। रॉको चीखा। वह फिर खड़ा हुआ और इस बार थोड़ी सावधानी के साथ एरिक की तरफ बढ़ा। 1 मिनट तक दोनों आमने सामने खड़े रहे। रॉको एरिक की इंटेंशन समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इम्पेशंस उस पर हावी हो गया। एरिक बस इंतजार कर रहा था। आखिरकार रॉको ने अटैक किया और स्वॉर्ड स्विंग कर दी। इस बार एरिक ने काउंटर नहीं किया, उसने बस उसे स्विंग करने दिया। रॉको एक मैडमैन की तरह अटैक करता चला गया, बिना सोचे समझे। एरिक को उससे एक अजीब सेंसेशन महसूस हुई। रॉको का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और एरिक समझ गया कि यही एंगर उसे हार की तरफ ले जा रहा है। अवेकनर को अपने एनिमीज के साथ टॉय करना अच्छा लग रहा था। वह आसानी से हर अटैक अवॉइड कर रहा था और जब भी रॉको की स्वॉर्ड हवा में जाती, एरिक हल्की स्mirk के साथ उसे देखता। क्राउड ने गैस्प किया। उन्होंने ऐसा सीन एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि चीयर करें या नहीं। आखिरकार बात एरिक की थी, जिसे 2 साल तक इंफीरियर समझा गया हो, उसके लिए कैसे चीयर किया जाए। फिर भी एरिक की स्थिति ने कई लो रैंक्ड स्टूडेंट्स को होप दी। शायद वे भी ट्रेनिंग करके अपनी हालत बदल सकते थे। रॉको ने एक बार और स्लैश किया। आखिरकार एरिक को यह बेकार फाइट उबाऊ लगने लगी। उसने एक्शन लिया और एक जोरदार किक से रॉको को दूर फेंक दिया। क्राउड पूरी तरह साइलेंट हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि फाइट ऐसे मोड़ लेगी। कई लोगों को लगा था कि एरिक हार जाएगा, कि टूर्नामेंट शुरू होते ही वह बाहर हो जाएगा। अब सबको समझ आ गया था कि एरिक इस टूर्नामेंट में काफी आगे जा सकता है। जैसे जैसे चीयरिंग शुरू हुई, एरिक ने चारों तरफ देखा। यह सब सरियल लग रहा था। कुछ अब भी मानते थे कि उसने चीटिंग की है, लेकिन ज्यादातर को समझ आ गया था एरिक उनसे बेहतर है और वह किसी को भी हरा सकता है। रॉको जमीन पर पड़ा था। वह उठने की कोशिश कर रहा था।
तभी एरिक ने उसे पकड़ लिया और उसका सिर जमीन पर दे मारा। क्या तुम सरेंडर करते हो? एरिक ने ठंडी आवाज में पूछा। कभी नहीं। स्बैम। एरिक ने उसका सिर दोबारा जमीन पर मारा। मैं फिर पूछ रहा हूं, सरेंडर करते हो? रॉको की मां घबरा गई। जैसे जैसे एरिक उसके बेटे का सिर जमीन पर मार रहा था, वह चीखने लगी, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? वह घबराहट में अपने बाल पकड़ते हुए एरिक की तरफ दौड़ी। तभी एक टीचर ने उसके और एरिक के बीच कूदकर उसे रोक लिया। इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। अगर आपने एक कदम और बढ़ाया तो आपके बेटे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। औरत ने एरिक को मर्डरस नजर से देखा। ऑनलुकर्स को उसका रिएक्शन एग्जैजरेटेड लगा, लेकिन एरिक का बिहेवियर भी उतना ही रथलेस था। आखिरकार वह शांत हुई और पीछे हट गई। लेकिन रॉको का पिता दूर से एरिक पर चिल्लाया, क्या तुम मेरे बेटे को पीटना खत्म कर चुके हो? उसे सरेंडर करना होगा, एरिक ने कहा। कभी नहीं, रॉको ने मुश्किल से कहा। बेवकूफी मत कर बेटे, तुम हार चुके हो, उसके पिता बोले। मैं सरेंडर नहीं करूंगा, रॉको फिर बोला। तभी एरिक ने डिसाइड किया, अब बहुत हो चुका। लोगों को यह सोचना बंद करना होगा कि वे उसे बुली कर सकते हैं, या अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, या उससे जो चाहे करवा सकते हैं। अगर वे नहीं मानेंगे तो वह उन्हें मजबूर करेगा। एरिक खड़ा हुआ और रॉको के सिर पर एक जोरदार किक मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। आसपास खड़े लोग एरिक को किसी मैडमैन की तरह देखने लगे। टीचर तक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर जैसे ही उसने खुद को संभाला, वह जोर से बोला, एरिक रोमानो विंस। भीड़ में धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ लोग असहज होकर पीछे हटने लगे। आज उन्होंने एरिक रोमानो के स्वभाव का वो पहलू देख लिया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ रथलेस ही नहीं था, बल्कि अपने ओपोनेंट्स के प्रति बेइंतिया क्रूअल भी था। रॉको जॉनस्टन के साथ उसने जो किया था, उसकी बातें अब तेजी से उन लोगों तक भी पहुंच रही थी जिन्होंने वो मैच नहीं देखा था। जो लोग पहले एरिक को नीचा दिखाते थे, अब उन्हें रॉको की असली काबिलियत याद आ रही थी, और उसी के साथ एरिक से डर भी लगने लगा था। इस बीच एरिक स्कूल के कैंपस में टहल रहा था, उसके बारे में उड़ रही अफवाहों से पूरी तरह बेखबर। उसकी पहली जीत की वजह से उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान चिपकी हुई थी। इस जीत के साथ वो टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में पहुंच चुका था। रेड पैलेस में जगह बनाने के लिए उसे कुल 4 जीत चाहिए थी, और अब सिर्फ 3 बाकी थी। एरिक जिम की तरफ लौट रहा था, जहां सबने तय किया था कि मैच खत्म होने के बाद वहीं मिलेंगे। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एम्बर और ग्वेन पहले से मौजूद थी, लेकिन फ्लोइड नजर नहीं आया। फ्लोइड कहाँ है? एरिक ने पूछा। उसका मैच अभी खत्म नहीं हुआ, एम्बर ने जवाब दिया। उसका सामना एडम से हो गया है। एडम? एरिक चौंका। वही आइस कंट्रोल करने वाला, टॉप स्टूडेंट्स में से एक? हाँ, एम्बर ने सिर हिलाया, और वो उसे हराने में काफी दिक्कत रहा है। तो चलो उसका मैच देखने चलते हैं, ग्वेन ने कहा। चलो, एरिक ने सहमति दी। तीनों तेजी से जिम से बाहर निकले और उस जगह पहुंचे जहां फ्लोइड लड़ रहा था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एडम लगातार फ्लोइड पर अटैक्स बरसा रहा था। एडम की पावर कमाल की थी। वो आइस मैनिपुलेट कर सकता था। जैसे ही उसकी अवेकनिंग हुई थी, उसे तुरंत सिल्वरबेन क्लैन में शामिल कर लिया गया था। एक ऐसा क्लैन जिसकी सारी ताकत आइस रिलेटेड एबिलिटीज पर आधारित थी। जब भी किसी में आइस टाइप पावर जागती थी, क्लैन उसे अपने पास ले लेता था, नर्चर करता था और अपने बच्चे की तरह पालता था। एडम एक टैलेंटेड बच्चा था, लेकिन उसे अपनी पावर को कंट्रोल करने में अब भी दिक्कत थी। वो ज्यादा से ज्यादा आइस प्रोजेक्टाइल्स बना सकता था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत बेहद खतरनाक थी। हालांकि ये मैच एक तरफा नहीं था। फ्लोइड भी कमजोर नहीं था। वो हैंड टू हैंड कम्बैट में शानदार था, और उसके पास एक बेहद रेयर पावर थी, एनर्जी नेगेशन। उसकी एबिलिटी किसी भी तरह की एनर्जी को डिसिपेट कर सकती थी, यहां तक कि किनेटिक एनर्जी भी। एडम ज्यादातर प्रोजेक्टाइल्स पर निर्भर था, और फ्लोइड उन अटैक्स की किनेटिक एनर्जी नेगेट कर देता था, जिससे एडम को भारी परेशानी हो रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि फ्लोइड आराम में था। आइस यूजर की ब्रेन क्रिस्टल से निकलने वाली पावर इतनी ज्यादा थी कि फ्लोइड को हर अटैक की एनर्जी डिसिपेट करने में भारी मेहनत करनी पड़ रही थी। अगर फ्लोइड के पास ज्यादा न्यूरल लिंक्स होते, तो शायद वो ये लड़ाई आसानी से जीत जाता। लेकिन अभी उसकी सीमाएं साफ दिख रही थी। कुल मिलाकर फाइट बैलेंस थी। मार्शल आर्ट्स में फ्लोइड बेहतर था, और रॉ पावर में प्रोफेसर मैकेलिस्टर दूर से ये सब देख रहे थे।
उनके लिए ये किसी भी हाल में स्कूल की जीत नहीं थी, क्योंकि जो भी ये मैच हारेगा वो रेड पैलेस नहीं जा पाएगा। उनकी नज़र में ये टैलेंट की सीधी बर्बादी थी। अगर एरिक अवेकन ही नहीं हुआ होता तो ये सब नहीं होता। प्रिंसिपल अपनी बाउंड्रीज पार कर रहा था। ये फेक टूर्नामेंट उसी की देन था। वो जानता था कि एरिक रेड पैलेस में जाने लायक है, लेकिन स्लॉट्स सीमित थीं। किसी टॉप स्टूडेंट को बाहर किए बिना एरिक को अंदर लाने का यही तरीका था, और इसी वजह से ये टूर्नामेंट बना। एडम और फ्लॉयड की लड़ाई देखने लायक थी। फ्लॉयड ने दो छोटे आइस डार्ट्स को अपने कंधे में घुसने से ठीक पहले अपनी पावर से रोक दिया। जैसे ही वो डार्ट्स जमीन पर गिरे, वो एडम की तरफ छपट पड़ा। एडम को नए डार्ट्स बनाने का मौका नहीं मिला और वो डिफेंसिव स्टैंस में चला गया। फ्लॉयड के पहुंचते ही पंचेस की बौछार शुरू हो गई। खून से डॉजेस, काउंटर अटैक्स। दोनों की स्टेमिना और मैना तेजी से खत्म हो रही थी। एरिक, एम्बर और ग्वेन के पहुंचने के बाद भी ये मैच करीब 10 मिनट तक चला, और फिर आखिरी 1 मिनट में फ्लॉयड ने एक बड़ा फैसला लिया। दोनों पूरी तरह थक चुके थे। शरीर कांप रहे थे, सांसें भारी थीं और मांसपेशियां जल रही थीं। फ्लॉयड ने आखिरी बार चार्ज करने का फैसला किया। एडम की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अब यह मैच इस बात पर निर्भर था कि फ्लॉयड एडम के अटैक्स कितने सह सकता है। अपनी परवाह किए बिना फ्लॉयड एडम पर टूट पड़ा। एडम मुस्कुराया और पूरी ताकत से फ्लॉयड के सिर पर पंच मारा। खत्म, एडम ने सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्लॉयड ने वो अटैक झेल लिया और तुरंत जवाब में पंच मारा। फिर एक और, फिर कई। एडम दूरी नहीं बना पाया। फ्लॉयड उससे चिपका रहा जैसे मक्खी। एडम ने पलटकर पंचेस मारे, लेकिन फ्लॉयड ने सब टैंक कर लिए, जैसे उन्हें कुछ लगा ही ना हो। आखिरी पंच एडम की टेम्पल्स पर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो और नहीं झेल पाया और बेहोश हो गया। द विनर इज फ्लॉयड वैल्डेज। भीड़ से जोरदार चीयर्स उठे। फ्लॉयड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो वाकई स्ट्रांग है, और एडम हारने के बावजूद सबको दिखा गया कि वो स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स में से एक है। एडम की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस हार के साथ उसने स्कूल के जरिए रेड पैलेस जाने का हक खो दिया था, और होश में आते ही ये बात उसे जरूर गुस्से से भर देगी। फ्लॉयड ने चारों ओर देखा और भीड़ में ग्वेन, एम्बर और एरिक को देखा। वो मुस्कुराया और उनकी तरफ थम्स अप दिखाया। कंग्रेचुलेशंस फ्लॉयड। थैंक्स। काफी टफ था। फ्लॉयड हंसते हुए बोला। आज चारों की फाइट्स हो चुकी थी और उन्हें स्कूल में रुकने की जरूरत नहीं थी। टीचर्स ने रिजल्ट सिस्टम में अपलोड कर दिए थे। लगता है बाकी लोग ठीक कर रहे होंगे? एरिक ने पूछा। नथेनियल और एंडरसन को तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन बाकियों का पता नहीं। रिजल्ट्स देख लेते हैं। चारों स्कूल के मेन एंट्रेंस की तरफ गए, जहां एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड टूर्नामेंट के रिजल्ट्स दिखा रहा था। देखते हैं कौन कौन जीता। Garfield Valenzuela Anderson Worthington, Sonny Swanson, Gwen Lindsay, Earl O'Brien, Floyd Valdez, Arabella Rowe, Faison McKnight, Eric Romano, Enzo Morse, Rehan Torres, Amber Joyce, Pauline Fitzpatrick, Nathaniel McConnell, Derek Montgomery, Jacob Humphrey, Stefan Strickland, Serena Gregory. कुल 88 लोग अगले राउंड में पहुंच गए थे, जो कल होना था। अब क्या करें? एम्बर ने पूछा। मुझे नहीं पता तुम लोगों का, फ्लॉयड बोला, लेकिन मैं तो शावर लेने वाला हूं। सेम। चलो, आज रात यहीं मिलते हैं। कुछ खाने चलते हैं। डील, फ्लॉयड ने जवाब दिया। रात करीब 8 बजे वो कैंपस के पास एक रेस्टोरेंट में मिले रिब्स एंड बर्गर्स। खाना ऑर्डर करने के बाद सब टेबल पर बैठ गए। एम्बर, तुम्हारा फाइट कैसा रहा? एरिक ने पूछा। एम्बर ने बर्गर का एक बाइट लिया। ज्यादा मुश्किल नहीं था। लड़के को ट्रेनिंग ही नहीं थी, शायद किसी ने कह दिया होगा इसलिए आ गया। गुड फॉर यू, एरिक मुस्कुराया। एंड योर्स? एरिक ने ग्वेन से पूछा। मेरा ओपोनेंट आधा अधूरा स्वॉर्ड्समैन था, ग्वेन ने कहा। मेरी डिफेंसेस के सामने कुछ कर ही नहीं पाया। फिर उसने एरिक की तरफ देखा। तुम्हारा? एरिक ने रॉको जॉन्स्टन वाली पूरी कहानी सुना दी। उसकी हरकतें, उसका मजाक बनना और कैसे उसके पेरेंट्स ने फाइट में दखल देकर उसे हार दिला दी। हार अपनी कमजोरी से हो तो भी चल जाता है, लेकिन माँ बाप के हस्तक्षेप से हारना सबसे ज्यादा शर्मनाक होता है। इसी तरह टूर्नामेंट का पहला दिन चारों दोस्तों के साथ खाने और अगले राउंड की बातें करते हुए खत्म हुआ। अगले दिन उन्हें अननोन ओपोनेंट से लड़ना था। थोड़ा नर्वस सब थे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स कितने स्ट्रांग हैं और उनकी ब्रेन क्रिस्टल्स कितनी पावरफुल है। लेकिन एक बात सब जानते थे, जो भी हो वो हार नहीं मानेंगे।
अगले दिन एरिक अच्छी मूड में उठा। उसने चैन की नींद ली थी और खुद को पूरी तरह रेस्टेड महसूस कर रहा था। हालांकि आज के मैच को लेकर उसके मन में हल्की एंजाइटी अब भी थी। पिछली रात से ही उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो बिस्तर से उठा और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। हमेशा की तरह उसने अपनी डेली क्वेस्ट्स चेक की। डेली क्वेस्ट्स, एरिक ने कहा। नीले और सफेद रंग की एक इमेज उसके सामने उभर आई। Quests list daily eating habits. Rewards for completion: 10 experience, 10 DNA points. Failure penalty: need a healthy meal. Physical training. Rewards for completion: 10 experience, 10 DNA points. Failure penalty: none. Train for at least an hour. The host may choose whatever exercise to complete the quest. एरिक ने दोनों क्वेस्ट्स एक्सेप्ट कर ली। खाना खत्म करने के बाद हमेशा की तरह क्वेस्ट कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन उसके कानों में गूंज उठी। क्वेस्ट कंप्लीट। चूंकि उसके पास समय था, उसने दूसरा डेली क्वेस्ट भी पूरा करने का फैसला किया। 1 घंटे तक ट्रेनिंग करने के बाद वो भी कंप्लीट हो गया। एरिक ने शावर लिया, जल्दी से कपड़े पहने और स्कूल के लिए निकल पड़ा। आज के मैचेस फिर से 3 बजे होने वाले थे, इसलिए उसके पास तैयारी के लिए काफी वक्त था। फिर भी वो देखना चाहता था कि बाकी स्टूडेंट्स कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी वजह से उसने अपने कदम तेज कर दिए और ट्रेन स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। जब एरिक स्कूल पहुंचा, उस वक्त वहां कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। मेन डोर से धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स आने लगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स जिम नहीं गए, वो अपनी कार्ड्स छुपाकर रखना चाहते थे। टॉप स्टूडेंट्स के लिए ये बात अलग थी, उन्हें एक दूसरे की कैपेबिलिटीज पहले से पता थी। छुपाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो सीधे जिम चले गए, जहां ट्रेनिंग इक्विपमेंट बेहतर था। बाकी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ स्कूल के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेनिंग कर रहे थे। चलते हुए एरिक ने नोटिस किया कि ज्यादातर लोग आने वाले मैचेस को लेकर नर्वस दिख रहे थे। कुछ तो बीमार जैसे लग रहे थे, जबकि कुछ आत्मविश्वास से भरे हुए चल रहे थे। एक बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए एरिक की मुलाकात एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड से हो गई। हाय गाइस! तीनों मुस्कुरा दिए। हे, गुड मॉर्निंग! फ्लॉयड ने थम्स अप दिखाते हुए कहा। ग्वेन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन पूरी बातचीत में न्यूट्रल ही रहा। गुड मॉर्निंग, एम्बर ने कहा। ठीक से रेस्ट हुआ? उसने एरिक से पूछा। हाँ, लेकिन आज के मैच के बारे में सोचना बंद ही नहीं हो पा रहा, एरिक बोला। पता नहीं आज किससे लड़ना पड़ेगा। जो भी हो, फ्लॉयड ने कहा, टॉप 20 में से कोई नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक्स, लेकिन इतना श्योर मैं भी नहीं हूं। तुम ज्यादा वरी करते हो, फ्लॉयड ने हंसते हुए कहा। चारों थोड़ी देर और बातें करते रहे। फिर जब सब रेडी हो गए तो स्पैरिंग के लिए चले गए। एरिक ने सुबह ऑलरेडी ट्रेनिंग कर ली थी, लेकिन स्पैरिंग यूजफुल थी और वो रात भर जमा हुई एंग्जाइटी भी थोड़ा कम करना चाहता था। उन्होंने हल्के वार्म अप से शुरुआत की और फिर फुल कांटेक्ट कॉम्बैट में चले गए। हर स्टूडेंट ने हर किसी से लड़ाई की, फाइट की आदत डालने के लिए, और क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस का मतलब था आज के मैच में ज्यादा चांसेस। शुरुआती राउंड्स में सब काफी कॉशियस थे। कोई भी चोट नहीं खाना चाहता था, खासकर तब जब दिन में आगे एक बड़ा इवेंट था। लेकिन थोड़ी देर बाद इंटेंसिटी बढ़ने लगी, खास तौर पर एरिक की तरफ से, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बाकी स्टूडेंट्स भी यही कर रहे थे। नथानियल, एंडरसन, कार्ल, नताशा और सब। हीलर्स अभी आए नहीं थे, इसलिए कोई भी अपनी पावर्स यूज नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद स्पैरिंग जारी थी। दिन में बाद में जब मैचेस शुरू होने का समय आया, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने उन 88 स्टूडेंट्स को मेन गेट के सामने बुलाया, जो पिछले राउंड से क्वालिफाई हुए थे। वहां एक पोडियम बनाया गया था। ठीक है, प्रोफेसर बोले, आज प्रिंसिपल हैरिस स्पीच देने नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। कुछ ही पलों में आपको अपना नेक्स्ट मैचअप मिल जाएगा। साथ ही आपका डेजिग्नेटेड हीलर भी बताया जाएगा। पहले उसे ढूंढिए, फिर फाइट के लिए जगह तय कीजिए। हमेशा की तरह लीथल फोर्स से बचिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्रिपलिंग अलाउड नहीं है, ये युद्ध नहीं है। गुड लक। कुछ ही देर बाद एरिक के फोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने स्क्रीन देखी। मैच एरिक रोमानो वीएस जाकिर एनवेन। एरिक को नहीं पता था ये जाकिर कौन है। अच्छी बात यह थी कि एम्बर और बाकी दोस्त उसके साथ थे। ये कौन है? एरिक ने स्क्रीन दिखाते हुए पूछा। आ, वो एम्बर का चेहरा परेशान हो गया। मुझे नहीं पता था कि उसने टूर्नामेंट ज्वाइन किया है। एरिक ने उसका एक्सप्रेशन देखा और तुरंत पूछा, क्या? हम कैसे बताऊं?
एम्बर बोली। फर्स्ट ईयर में जैकिर टॉप 20 स्टूडेंट्स में से एक था। उसे बिना वजह पेट्रिशा को सीरियसली इंजर करने के बाद स्कूल से निकाल दिया गया था। सच कहूं तो वो सोशियोपैथ है। उसकी पावर भी प्रॉब्लमैटिक है। वो अपनी पीठ से अजीब डार्क टेंड्रल्स निकाल सकता है। यूजुअली वो उन्हें वेपन्स के साथ यूज करता है, लेकिन अगर वो सीधे हिट करे तो सामने वाले को कई मीटर दूर उछाल सकते हैं। पिछले साल वो एक बार में सिर्फ 2 टेंड्रल्स बना पाता था। यही उसकी वीकनेस थी, लेकिन फिर भी वो काफी डेंजरस था। डैम, ज्यादा मत सोच, फ्लॉयड ने कहा। बस अपना बेस्ट देना। ग्वेन ने भी चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है, एरिक बोला। मैं ट्राई करूंगा। विश मी गुड लक। इसके बाद एरिक अपने हीलर और ओपोनेंट को ढूंढने निकल पड़ा। एम्बर की बातों के बाद वो अब सच में नर्वस हो गया था। करीब आधा घंटा लग गया। इतनी भीड़ में हीलर और ओपोनेंट दोनों को ढूंढना आसान नहीं था। जब आखिरकार उसने दोनों को पाया तो उसे तुरंत समझ आ गया कि एम्बर ने जाकिर को सोशियोपैथ क्यों कहा था। जाकिर लंबा और दुबला था। उसकी स्किन तांबे जैसी थी, जिससे वो मेडिटेरेनियन सा लगता था। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थीं और लंबे काले बाल पोनीटेल में बांधे हुए थे। लोगों के लिए उसके मन में जरा भी रिस्पेक्ट नहीं था। वो जानबूझकर लोगों से टकराता। अगर कोई आंखों में आंख डालकर देख ले तो उसे गालियां देता और फाइट की जगह तक जाते हुए पूरे रास्ते एरिक को थ्रेट्स देता रहा। बेचारा हीलर पूरी तरह घबरा गई थी। वो साफ तौर पर एम्बेरस्ड और कंफ्यूज्ड दिख रही थी। एरिक भी उसे देखकर अजीब सा महसूस कर रहा था। आखिरकार जब तीनों को फाइट के लिए एक सही जगह मिल गई तो दोनों ओपोनेंट्स 5 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े हो गए। जाकिर की हरकतें अजीब थीं, लेकिन एरिक को वो उतना डेंजरस नहीं लगा। अरीना के किनारे सिग्नल का इंतजार करते हुए दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एरिक उसे अजीब नजरों से देख रहा था, जबकि जाकिर उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई मीट का टुकड़ा हो। एरिक की डिस्कम्फर्ट देखकर जाकिर मुस्कुराया और घूरना जारी रखा। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? एरिक ने सार्कास्टिकली पूछा। अभी नहीं, जाकिर ने कहा, लेकिन जल्दी ही मेरी फिस्ट वहां होगी। एरिक सिहर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजीब लोगों को अपनी तरफ खींचने का हुनर उसमें कहां से आ जाता है, लेकिन इसी के साथ उसने चीजों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अचानक रेफरी ने विसल बजाई और एरिक रोमनो बनाम जाकिर विन का मैच शुरू हो गया। रेफरी ने जैसे ही विसल बजाई, जकीर बिना एक पल गंवाए एरिक की तरफ छपट पड़ा। वो अभी अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मतलब वो एरिक को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। जकीर ने अपनी मोमेंटम का इस्तेमाल किया। हवा में उछला, घुटना ऊपर उठा, दोनों बाजू पीठ के पीछे ले जाकर सीधे एरिक के सिर पर वार करने की कोशिश की। उसका मकसद साफ था, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा डैमेज सीधे हेड पर हिट, ताकि एरिक बेहोश हो जाए और मैच वहीं खत्म हो जाए। एरिक ने मुश्किल से उस हमले को अवॉइड किया। वो तेज था और उस मूव को देखकर साफ समझ आ रहा था कि जाकिर सिर्फ तेज ही नहीं, बहुत ताकतवर भी है। उसी पल एरिक को समझ आ गया, ये कोई ऑर्डिनरी ओपोनेंट नहीं है और ये तो सिर्फ दूसरा राउंड है। जकीर जमीन पर उतर ही रहा था कि उसने देखा एरिक उसका अटैक बचा चुका है। हवा में रहते हुए ही उसने अपना पैर फैलाया और एक ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन मूव में साइड से एरिक के सिर पर किक मारने की कोशिश की। एरिक इस बार बच नहीं पाया। उसने तुरंत अपनी दोनों बाजू चेहरे पर ले आई और पूरी ताकत से सिर को प्रोटेक्ट किया। किक इतनी जोरदार थी कि एरिक का सिर कुछ सेकंड तक घूमता रहा। फिर जाकर सब कुछ क्लियर हुआ। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो किस तरह के इंसान से लड़ रहा है। ऐसा फाइटर जो अपने बॉडी कंट्रोल को बखूबी जानता है। मगर ओपोनेंट को समझ लेना और उससे लड़ना, ये दो अलग बातें थी। जकीर एक बीस्ट था। उसका कंट्रोल शानदार था और उसके फिजिकल स्टैट्स बाकी स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा थे। आसपास लोग जमा होने लगे। ज्यादातर लोग एरिक को हारते देखने आए थे। कुछ जानते थे जकीर कौन है, कुछ नहीं। लेकिन लगभग हर कोई उसी के सपोर्ट में था, ये देखने के लिए कि ये ट्रैश किसी असली एलीट के सामने कैसे टूटता है। फाइट फाइट फाइट, कुछ लोग चिल्लाने लगे, जाकिर जाकिर। एरिक ने खुद को संभाला ही था कि उसने देखा जाकिर फिर से उस पर डैश कर रहा है। एरिक घबरा गया। वो अभी इतना एक्सपीरियंस्ड फाइटर नहीं था कि ऐसे अग्रेसिव मॉन्स्टर के सामने सही तरह से डिफेंस कर सके। कुछ ही सेकंड में जाकिर उस पर था। उसने एरिक के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश की, लेकिन एरिक भी कोई कमजोर नहीं था। सिस्टम की वजह से उसके स्टैट्स अपने रैंक के लोगों से कहीं ज्यादा थे। एरिक ने स्किलफुली हर पंच डॉज किया, मगर वो पूरी तरह डिफेंसिव पोजीशन में फंस चुका था।
वो जाकिर को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। बस इतना ही है तुम्हारी अवेकनिंग? जाकिर ने ताना मारा। तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे। फिर उसने एरिक के पेट पर एक बेहद तेज पंच मारा, इतना तेज कि एरिक भी उसे अवॉइड नहीं कर सका। एरिक के मुंह से दर्द में हवा निकल गई। उसी पल उसे समझ आ गया, अब आगे के अटैक्स वो डॉज नहीं कर पाएगा। हिट लगते ही उसका शरीर रिफ्लेक्स में आगे झुका और जाकिर ने मौका नहीं छोड़ा। उसने घुटना उठाया और सीधे एरिक के चेहरे पर किक मार दी। एरिक जमीन पर गिर पड़ा। लग रहा था मैच अभी खत्म हो जाएगा। जाकिर, जाकिर! भीड़ उसका नाम चैंट कर रही थी। जाकिर, जाकिर! कम ऑन! लेट मी सी व्हाट द अवेकनर कैन रियली डू। एरिक खड़ा हुआ। उसने अपने अंगूठे से नाक से बहता खून पोंछा। फिर उसने मुट्ठियां सिर के ऊपर उठाई, बायां पैर पीछे और दायां आगे रखा। क्योकर स्टाइल की क्लासिक फाइटिंग स्टैंस। बस यही? चलो दिखाओ। इस बार एरिक ने एडवांस किया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने पंचेस की बौछार शुरू कर दी, इतनी तेज कि वो मशीन गन जैसा लग रहा था। जकीर इस बार पूरी तरह ऑफ गार्ड हो गया। पहले की तरह अब वो आसानी से हैंडल नहीं कर पा रहा था। एरिक नेचुरली उससे ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट था। यही उसकी एकमात्र एज थी। जकीर की फ्लॉलेस टेक्निक और सालों के एक्सपीरियंस के सामने उसी पल एरिक को समझ आ गया, अगर उसे ये मैच जीतना है तो उसे अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज का पूरा फायदा उठाना होगा, और साथ ही सिस्टम का भी। एनालिसिस, एरिक ने मन में सोचा। तुरंत नीले सफेद रंग की एक स्क्रीन उसकी पेरिफेरल विजन के कोने में उभर आई। एरिक के लिए यह बिल्कुल नेचुरल था। वो पढ़ते हुए भी लड़ सकता था। नेम, ब्रेन क्रिस्टल पावर, डार्क टेंड्रल। रेस, ह्यूमन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा, दुबला शरीर, अनुमानित वजन 75 किलो। पर्सनैलिटी एंड ट्रेट्स, एम्बर जॉयस के अनुसार सोशियोपैथ। उसका व्यवहार इस डिस्क्रिप्शन से मेल खाता है। अग्रेशन, इम्पल्सिवनेस और एजिटेशन। अप्रॉक्सिमेट लेवल 15, अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ 15, अप्रॉक्सिमेट इंटेलिजेंस 8, अप्रॉक्सिमेट डेक्सटेरिटी 15, अप्रॉक्सिमेट एनर्जी 74। जैसा मैंने सोचा था, बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर से मिली एनालिसिस पावर की वजह से एरिक अपने ओपोनेंट की ताकत का अंदाजा लगा सकता था। फिजिकल स्ट्रेंथ में जाकिर उससे कमजोर था, लेकिन एनर्जी की अमाउंट देखकर एरिक चौंक गया। इतनी एनर्जी उसने आज तक किसी में नहीं देखी थी। लोगन के पास भी, जिसकी पावर फेयरबिट स्केल पर डी रैंक थी, इतनी एनर्जी नहीं थी। मुझे वंडर हो रहा है, इसका रैंक क्या होगा? स्टैट्स देखकर एरिक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने अपने अटैक्स की स्पीड और बढ़ा दी। उसे ये फाइट हर हाल में जीतनी थी। जकीर डॉज करता रहा, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टेमिना घटती गई, उसे समझ आने लगा कि वो एरिक की रिलेंटलेस असॉल्ट के साथ ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। वो मेरी सोच से बेहतर है, जकीर ने मन में माना। तभी उसने स्ट्रैटेजी बदली। ब्रूट फोर्स से एरिक को ओवरपावर करने के बजाय उसने तय किया कि अब अपनी असली पावर दिखाने का समय है। जकीर ने भारी मात्रा में माना अपने शरीर में चैनल किया। वो उसकी पीठ पर फैलने लगी और वहां कंडेंस होने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी पीठ से गहरे बैंगनी रंग की दो डार्क टेंड्रिल्स निकल आईं। उस पागल ने अपनी उन विशाल एल्ड्रिच अपेंडेजेस से एरिक पर whip मारी। एरिक ने देख लिया और बाल बाल बचते हुए पीछे हट गया, बस एक सांस के अंतर से। टेंड्रिल्स जमीन से टकराई, जमीन टूट गई। बास्केटबॉल जितने बड़े दो गड्ढे बन गए, कम से कम 2 मीटर गहरे। डेवस्टेटिंग मूव। जकीर को एरिक की स्पीड का अंदाजा नहीं था। वहीं एरिक समझ चुका था, अगर ये टेंड्रिल्स उसे सीधे लगती तो शायद वो मर भी सकता था। लेकिन एरिक ऐसा होने देने वाला नहीं था। रेफरी ने वो मूव देखा और तुरंत जकीर को चेतावनी दी। नो किलिंग मूव्स अलाउड, दिस इज योर फर्स्ट वार्निंग, calm down or you will be disqualified. एरिक को अब एहसास हो गया, वो सीरियस ट्रबल में है। जकीर मेंटली अनस्टेबल था। उसकी हर मूव अनप्रिडिक्टेबल थी। जकीर ने फिर से whip मारी। एरिक ने फिर बचाव किया, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा मुश्किल थी। जकीर ने टेंड्रिल्स में और ज्यादा माना भर दिया था, जिससे उनकी स्पीड और पावर दोनों कई गुना बढ़ गई थी। एरिक पीछे की ओर कूदा। जाकिर ने टेंड्रिल से उसे पकड़ने और अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। एक पल के लिए वो कामयाब हो गया, लेकिन एरिक ने शरीर घुमाया, खुद को ट्विस्ट किया और किसी तरह पकड़ से निकल आया। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर जाकिर के चेहरे पर पंच जड़ दिया। एक जोरदार आवाज गूंजी। पूरा मैदान सुन सकता था। जाकिर जमीन पर अपने बट के बल गिर पड़ा। बस इतना ही है तुम्हारे पास? एरिक ने ताना मारा। जाकिर हंस पड़ा।
उसने टेंड्रिल का इस्तेमाल किया, एक्रोबैटिक अंदाज में उछलकर फिर से खड़ा हुआ। हवा में रहते हुए ही उसने हॉर्नली स्लैश किया। एरिक पीछे झुका, मूव बाल बाल बच गया, और उसी पल जाकिर ने चार्ज कर दिया। टेंड्रिल्स की मदद से लॉन्च होते हुए उसने इतना जबरदस्त मोमेंटम हासिल कर लिया कि एरिक के लिए उसे अवॉइड करना बेहद मुश्किल हो गया। जकीर हवा में एक मिसल की तरह उड़ता हुआ आ रहा था। एरिक अपने ओपोनेंट की इस अचानक चाल से पूरी तरह हक्का बक्का रह गया था। उसे डॉज करने का जरा भी समय नहीं मिला। जकीर उसके सामने पहुंचते ही अपनी भारी भरकम राइट आर्म आगे बढ़ाता है और पूरी ताकत के साथ एरिक पर एक खतरनाक लैरियट छोड़ देता है। जकीर का वार सीधा एरिक की गर्दन पर लगा और वह बुरी तरह जमीन पर जा गिरा। डर और हताशा के साथ एरिक को महसूस हुआ कि वह सांस ही नहीं ले पा रहा। उसकी विंड पाइप लगभग कुचल चुकी थी। वह बेबस होकर फर्श पर पड़ा रहा, जबकि जाकिर उस पर डरावनी नजर से झुककर देखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कई सालों से लोग उसे देखते आए थे। जाकिर अपनी जीत पर इतराने लगा। उसे खुद को अजेय महसूस हो रहा था। फिर उसने हाथों को हवा में घुमाते हुए भीड़ को उकसाना शुरू किया और चिल्लाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे खत्म कर दूं? यस, आई विल आस्क यू अगेन, डू यू वांट मी टू फिनिश हिम? यस। भीड़ फिर से दहाड़ उठी। जाकिर जैसे ही अपना आखिरी वार करने के लिए मुड़ा, एरिक को समझ आ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह हार जाएगा। लड़ाई मुश्किल से 10 मिनट्स चली थी, लेकिन उसका ओपोनेंट उसे बार बार चौंका चुका था। वह सिर्फ लड़ाई में ही अच्छा नहीं था, उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर भी बेहद ताकतवर थी। एरिक ने उठने की कोशिश की, जबकि जकीर उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी टेंड्रिल्स हवा में बिल्ली की पूंछ की तरह लहरा रही थीं। सांस लेना अब भी मुश्किल था। वह बेतहाशा हवा के लिए हाँफने लगा, और जब किसी तरह उसके फेफड़ों में पर्याप्त हवा पहुंची, तो उसने पागलपन की रफ्तार से मैना चैनल करना शुरू कर दिया। यह चाल सिर्फ उसके 10 न्यूरल लिंक्स की वजह से मुमकिन थी, जो मैना को उसके शरीर में बिना रुकावट बहने देते थे। जैसे ही वह रहस्यमयी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, एरिक ने उसे इतना पतला कर दिया कि उसका पूरा शरीर माना कि एक बेहद पतली परत से ढक गया, ऐसी परत जो कुछ भी काट सकती थी। उसने असल में खुद को ही शार्पन कर लिया था। हालांकि एरिक के माना रिजर्व्स बहुत कमजोर थे, खासकर जकीर के मुकाबले। जकीर न सिर्फ भारी मात्रा में माना का इस्तेमाल करके अपनी टेंड्रिल्स को ज्यादा ताकतवर, लंबा, मोटा और तेज बना सकता था, बल्कि उन्हें एरिक के शार्पन स्टेट से कहीं ज्यादा देर तक बनाए भी रख सकता था। इसलिए अगर एरिक को मैच जीतना था, तो उसे तेजी से काम करना ही होगा। अब जकीर बिल्कुल उसके सामने था। उसे एरिक में आया बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कर क्या रहा है। उसे पता था कि एरिक चीजों को शार्पन कर सकता है, मगर यह कैसे काम करता है, और यह कि वह अपने शरीर को भी शार्पन कर सकता है, यह सब उसे मालूम नहीं था। इसी वजह से जाकिर ने फिर से अपनी टेंड्रिल्स एरिक पर छोड़ दी। इस बार एरिक ने डॉज नहीं किया। उसने बस अपने आर्म्स ऊपर उठाकर खुद को ढका, और ऐसा करते ही टेंड्रिल्स दो हिस्सों में कट गईं। जाकिर दर्द से चीख पड़ा। यही उसकी पावर की कमजोरी थी। उसकी टेंड्रिल्स में हर जगह नर्वस टर्मिनेशंस थी, यानी वह दर्द महसूस कर सकता था। उन्हें चोट पहुंचाना मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। उसी पल एरिक ने काउंटर अटैक करने का फैसला किया। वह जकीर की ओर दौड़ा, पूरी तरह अवेयर था कि उसे कोई डेडली मूव इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए उसने न तो गर्दन पर वार किया और न ही चेहरे पर। फिर भी एरिक ने पंचेस, स्विंग्स, किक्स और हेडबट से जकीर के बाकी शरीर पर हमला किया, ध्यान रखते हुए कि उसे ज्यादा गंभीर चोट न लगे। हर वार के साथ जकीर के शरीर पर एक नया जख्म उभर आता, क्योंकि एक अब भी अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार, जब बिना उसे मारे और ज्यादा डैमेज देने का कोई रास्ता नहीं बचा, एरिक रुक गया। जकीर दर्द से तड़प रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि एरिक की ब्रेन क्रिस्टल पावर कितनी खतरनाक हो सकती है। वह असल में एक चलता फिरता सोर्ड बन चुका था। उसकी हर हरकत उसकी चमड़ी को आसानी से काट रही थी। जाकिर साफ महसूस कर सकता था कि एरिक बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि उसके जख्म बहुत गहरे नहीं थे। लड़ाई के दौरान जकीर अपना नियंत्रण खो चुका था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, माथे से पसीना बह रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उस पर 100 कट्स थे। उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वह और हवा पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे खून बह रहा था, जाकिर की ताकत कम होती जा रही थी। उसे तुरंत हील होने की जरूरत थी, लेकिन वह मैच हारना नहीं चाहता था,
और उसके पास अब भी लड़ने के लिए काफी माना बचा हुआ था। जब एरिक उसे लगातार मार रहा था, जकीर ने पूरी एकाग्रता से अपनी टेंड्रिल्स को मजबूत किया। उसने उन्हें और ड्यूरेबल बना दिया ताकि वे एरिक के हमलों को झेल सके। फिर उसने टेंड्रिल्स को जमीन पर टिकाया और एरिक से दूरी बना ली, जो अब भी नॉन स्टॉप उस पर हमला कर रहा था। काफी दूर पहुंचने के बाद जकीर ने अपनी टेंटिकल्स को बेतहाशा घुमाना शुरू कर दिया। अब एरिक उन्हें काट नहीं पा रहा था, और हर बार जब उसका शरीर जकीर की टेंड्रिल से टकराता तो चिंगारियां उड़ने लगती। हालांकि जकीर धीरे धीरे खून खो रहा था, लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना था, किसके रिजर्व्स पहले खत्म होंगे? क्या जकीर खून की कमी से ढह जाएगा या एरिक का मैना पहले खत्म हो जाएगा? हमले जारी रहे, वार पर वार, चाल पर चाल। इस बीच जकीर पीछे हटता रहा, जबकि एरिक उसकी टेंड्रिल से लड़ते हुए उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि जकीर उससे पहले थक जाएगा। लेकिन जकीर उसे जीतने नहीं देना चाहता था। थका होने के बावजूद, कमजोर पड़ने के बावजूद, वह साबित करना चाहता था कि वह एरिक, उस अवेकनर से ज्यादा ताकतवर है। मगर हालात उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहे थे। वह बेहद कमजोर महसूस करने लगा था, लेकिन एरिक के मैना रिजर्व्स खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। सच्चाई ये थी कि एरिक के कमजोर माना रिजर्व्स उसे ज्यादा देर तक लड़ने नहीं देंगे। उसे यह मैच जितना ही था, और वह भी जितनी जल्दी हो सके। जाकिर बेहोश होने ही वाला था, और एरिक ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। टेंड्रिल यूजर ने आखिरी बार अपनी टेंड्रिल्स घुमाई, जितनी हो सके उतनी जगह और दूरी कवर करने की कोशिश में। फिर भी एरिक ने एक इनह्यूमनली ऊंची छलांग लगाई, जाकिर की टेंड्रिल से बचते हुए, और सीधे उसके सामने आकर उतरा। वहीं एरिक ने पंचेस की एक छड़ी लगा दी। ऐसा करते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका मैना रॉक बॉटम पर पहुंच चुका है, और उसके शरीर को घेरे वह परत गायब हो गई। इसका मतलब यह था कि अब वह सीधे चेहरे पर वार कर सकता था, और उसने किया भी। जकीर में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वह मुश्किल से एरिक को देख पा रहा था। जब उसने एरिक की मुट्ठी को अपनी ओर आते देखा तो उसे लगा कि यही अंत है। उसने दोनों हाथों से अपना सिर बचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। एक जोरदार वार उसके टेम्पल्स पर पड़ा, फिर दूसरा, फिर एक और उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे, जब तक कि अंधेरा उसे पूरी तरह घेर न ले। उसकी नजरें धुंधलाने से पहले उसने एरिक को कहते सुना, "यू टॉक टू मच बाय द वे।" और फिर अंधेरा जाकिर को निगल गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, हीलर तुरंत उसके जख्मों को भरने के लिए दौड़ा। जाकिर ने बहुत ज्यादा खून खो दिया था। उसे तुरंत मदद चाहिए थी। हीलर ने माना चैनल किया और उसे जाकिर के शरीर में भर दिया। उसके जख्म आंखों के सामने पलक झपकते ही भरने लगे। 5 मिनट्स बाद उसके सारे जख्म भर चुके थे, लेकिन खून की कमी पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए वह अब भी बेहोश पड़ा रहा। हीलर ने किसी को उसे इन्फर्मरी ले जाने के लिए बुलाया, और जल्द ही कोई आ गया। इस लड़ाई को देखने वाले सभी लोग सन्न रह गए थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि एरिक ने एक नामुमकिन सी लड़ाई जीत ली थी, बल्कि इसलिए भी कि उसने एक पूरी तरह होपलेस स्थिति को जीत में बदल दिया था। उसने एक असंभव कमबैक किया था, एक मास्टर मूव। उसकी पावर ने साबित कर दिया कि वह बाकी टॉप स्टूडेंट्स की पावर्स के बराबर है। अगर एरिक अपने शरीर को भी शार्पन कर सकता है, तो इसका मतलब है कि जब वह सच में मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर लेगा, तो वह एक गन से भी ज्यादा जानलेवा होगा। बेशक मैच का नतीजा फैल गया, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि जाकिर हार गया है। सब जानते थे कि वह कितना टफ है। ऊपर से यह सोच ही कि एरिक ने एक फॉर्मर टॉप स्टूडेंट को हरा दिया, बाकियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। थोड़ी देर में भीड़ छांट गई। पीछे सिर्फ कुछ लोग बचे, जैसे हीलर, जो अब इस बार बुरी तरह घायल एरिक को हील कर रहा था। एरिक ने देखा कि 4 लोग बेहोश पड़े, जाकिर को उठाकर इन्फर्मरी की ओर ले जा रहे थे, जहां उसे उन बाकी छात्रों के साथ एक कमरे में रखा गया जो अपनी अपनी लड़ाइयों में घायल हुए थे। पूरे हीलिंग प्रोसेस के दौरान एरिक उस लड़ाई के बारे में सोचता रहा, और उसे एहसास हुआ कि वह हार के कितने करीब था। अगर वह हार जाता तो इसका मतलब सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर होना नहीं होता, उसके सारे फ्यूचर प्लान्स भी वहीं खत्म हो जाते। No more Red Palace, no more connections, no more resources, no more power, और no more freedom. यह सच था कि एरिक को अपनी पावर बाहर लाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जकीर ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसके अटैक्स रिलेंटलेस थे,
पंचेस बेहद ताकतवर और उसकी पावर डरावनी। एरिक को इस समस्या का हल ढूंढना ही था। अगर लड़ाई के दौरान वह सही तरह से मैना चैनल नहीं कर पाया, तो इतनी सारी ट्रेनिंग का क्या फायदा? हर हालत में वह डेड मीट बन जाएगा। इन्हीं बातों पर सोचते सोचते हीलिंग प्रोसीजर खत्म हो गया। एरिक को इसका एहसास तक नहीं हुआ, और जैसे ही यह पूरा हुआ, उसने खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस किया। थैंक यू वेरी मच, एरिक ने हीलर से कहा। हीलर ने सर हिलाकर जवाब दिया और थोड़ा आराम करने के लिए मेन बिल्डिंग की ओर लौट गई। उसका काम पूरा हो चुका था। आई वंडर व्हाट द अदर्स आर डूइंग। यही सोचकर एरिक ने अपने दोस्तों को ढूंढने का फैसला किया और जिम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वे वहां नहीं थे, और वह सोच में पड़ गया। वह बिल्डिंग से बाहर निकला और स्कूल में इधर उधर घूमने लगा। लगभग हाफ एन आवर बाद आखिरकार उसे ग्वेन एक बिल्डिंग के पास मिली। वह एक फाइट देख रही थी, और वो फाइट काफी इंप्रेसिव थी। एरिक ने ग्वेन के कंधे पर हल्के से टैप किया ताकि उसका ध्यान जाए। ओह हाय एरिक, उसने कहा, और फिर दोबारा लड़ाई की ओर देखने लगी। कंटेंडर्स कौन है? एरिक ने पूछा। एक एलन है, वह इलेक्ट्रिफाइड स्पीयर इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा अमीना है, जिसके पास मैना सोर्ड है, ग्वेन ने जवाब दिया। दोनों अच्छे फाइटर्स लग रहे हैं। क्या इसी वजह से तुम उनकी फाइट देख रही हो? हाँ, मुझे नहीं लगा था कि टॉप स्टूडेंट्स के अलावा भी लोग इस लेवल पर होंगे। सोच रही हूं कि ये ग्रुप में क्यों नहीं है, ग्वेन ने कहा। अलन एक छोटा लेकिन वेल बिल्ट युवक था। उसके शोल्डर्स चौड़े थे, ब्लॉन्ड हेयर मीडियम लेंथ का था, और धूप में रहने की वजह से उसकी स्किन टैंड थी। उसकी आइसी ब्लू आंखों में एक ठंडा सा भाव था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता ने तराशा हो। स्ट्रॉन्ग चिन, स्क्वायर जॉ और उभरे हुए चीक बोन्स। शक्ल सूरत के मामले में एलन किसी लेजेंड से निकले वॉरियर जैसा लग सकता था। मगर जो चीज सबसे ज्यादा अलग दिखती थी, वह थी उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर पर पकड़, बेहद शानदार, और मार्शल आर्ट्स के मास्टरफुल इस्तेमाल के साथ। आमीना इसके उलट एक लंबी लड़की थी, जिसका शरीर टोन्ड और मस्कुलर था। आलन से अलग, उसकी मसल साफ दिखाई देती थी, क्योंकि उसने काफी रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे, जो उसकी फेमिनिन कर्व्स को किसी स्विमसूट से भी बेहतर ढंग से उभार रहे थे। उसके लंबे काले बाल उसकी गर्दन और छाती के ज्यादातर हिस्से को ढकते थे, मगर उसका एम्पल बज़म मुश्किल से ही छिप पाता था, जो अपने साइज और फर्मनेस की वजह से ग्रेविटी को चुनौती देता हुआ लग रहा था। लीन और मस्कुलर बिल्ड के बावजूद आमीना के फीचर्स देखने में काफी प्लीजिंग थे, खासकर उसकी डार्क ब्राउन आंखों के साथ। दोनों कंटेस्टेंट्स तेजी से एक दूसरे पर वार कर रहे थे, स्ट्राइक और पैरी करते हुए। उनकी मूवमेंट्स सटीक और फ्लूइड थी। वे डांसर्स या जिमनास्ट्स की तरह साथ चलते दिख रहे थे, हर पल अपने ओपोनेंट को अगली चाल के बारे में सोचने पर मजबूर करते हुए। कॉम्बैट स्किल्स के मामले में दोनों बराबर थे, इसलिए काफी देर तक ब्लोज का आदान प्रदान चलता रहा, जब तक कि एलन ने आखिरकार आमीना पर एक हिट नहीं कर दिया। आउच! आमीना ने दर्द से चिल्लाया जब उसके शोल्डर पर वार पड़ा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। मगर वह तुरंत संभल गई और फिर से हमला कर दिया। इस बार आलन को भी झटका लगा जब आमीना ने उसकी बाह को छूते हुए ऐसा वार किया जिसने उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने से रोक दिया। लेकिन वह फॉलो अप अटैक को ब्लॉक करने में तेज था। ग्वेन उन्हें ध्यान से देख रही थी। कुछ मिनट्स बाद उसने भरोसे से कहा, द मैच इज सेट। व्हाट? व्हाई? मुझे तो दोनों बराबर लग रहे हैं, एरिक ने कहा। क्योंकि तुम अभी इनएक्सपीरियंस्ड हो, ग्वेन बोली। लड़के को ध्यान से देखो, उसके पास साफ एज है। एरिक ने ध्यान से देखा। उसने पाया कि एलन ने अपने फाइटिंग स्टाइल में कुछ सटल चेंजेस किए थे, जैसे पैरों का इस्तेमाल और हाथों की पोजीशन। ये छोटे छोटे बदलाव उसे अमीना के अटैक्स के हिसाब से ज्यादा अडेप्टिव बना रहे थे। धीरे धीरे फाइट उसके पक्ष में झुकती जा रही थी। हालात यहां तक पहुंच गए कि एलन ने अपनी पावर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया, और यह बात उसकी ओपोनेंट ने भी नोटिस कर ली। 10 मिनट्स बाद मैच एलन की जीत के साथ खत्म हुआ। अमीना के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। रेड पैलेस में जाने का उसका मौका हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जैसे ही विनर अनाउंस हुआ, लोग एलन की ओर टूट पड़े, उसे जीत की बधाइयां देने। ज्यादातर उसके दोस्त और फैमिली थे, और उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। एलन अपने लोगों से बात करने और एकेडमी द्वारा दिए गए स्नैक्स एंजॉय करने में व्यस्त था। तभी एरिक ग्वेन के पास आया। वह काफी पॉपुलर लगता है। हाँ, ग्वेन ने जवाब दिया। तो अब कहीं और चलें? एरिक ने पूछा। हाँ,
चलो एम्बर और फ्लॉयड को ढूंढते हैं। शर्त है कि उन्होंने भी कुछ इंटरेस्टिंग देखा होगा। आखिरकार वे दोनों जिम की ओर जाते हुए एम्बर और फ्लॉयड से मिले। वे भी अपनी फाइट्स के बाद दूसरे स्टूडेंट्स की फाइट्स देख रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, सारे टॉप स्टूडेंट्स अपनी मैचेस जीत चुके थे। सिर्फ एडम ही बाहर रह गया था, जो पिछले दिन फ्लॉयड से हार गया था। ये बात उसे जरूर परेशान कर रही थी। उसके सारे राइवल्स टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे थे और वह फर्स्ट मैच में ही बाहर हो गया था। फ्लॉयड और एम्बर ने दो इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में बताया। वे टॉप स्टूडेंट्स में नहीं थे, फिर भी आसानी से अपनी मैचेस जीत रहे थे। जैकलिन वाइली और यूएन ओडोनेल। जैकलिन की फिस्ट से क्लॉड बोन्स बाहर निकले हुए थे। पावर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं थी, लेकिन मीली फाइट में काफी काम की थी, क्योंकि इससे उसका डैमेज बढ़ जाता था। जितना ज्यादा मैना वह इंजेक्ट करती, क्लॉज उतने ही मजबूत, लंबे और शार्प हो जाते। सही मात्रा में माना इस्तेमाल होने पर वे लीतल बन सकते थे। युआन की ब्रेन क्रिस्टल पावर उसे एक ब्लेडेड टेल कॉन्जर करने दी थी, जिसे वह ऐसे इस्तेमाल करता था जैसे वह उसके शरीर का ही हिस्सा हो। यह जैकलिन की पावर जैसी ही थी, मगर मार्शल आर्ट्स के लिए उतनी सूटेड नहीं थी। लगता है हमें इन पर नजर रखनी होगी, एरिक ने कहा। मुझे नहीं पता। मार्शल आर्ट्स में ये अच्छे हैं, लेकिन ये काफी अनलाइकली है कि कोई टॉप स्टूडेंट इनसे हारे। जैकलिन को अपनी पावर से कुछ फायदे जरूर है, मगर वह उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती, और यूएन का स्टाइल उसकी टेल की वजह से काफी मेस्ड अप है। ग्रुप फाइटर्स का एनालिसिस करता रहा, मगर साफ था कि टूर्नामेंट किस दिशा में जा रहा है।